बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि आपने दिन का आगाज़ जो है वो बड़े लाइट से ब्रेकफास्ट के साथ साथ एक एक्सरसाइज से करना है। एक्सरसाइज से आपकी ज़रा बॉडी जो है वो रिप्लेनिश हो जाती है, आपको ज़रा जो दिन में आपने आगे जाके टास्क करने हैं उसमें आसानी होती है। नाज़रीन, आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है। आज हमने बात करनी है स्मोक के हवाले से। स्मोक की वजह से हमें थोड़े से थ्रोट इन्फेक्शन, आइज़ में थोड़ी जलन होती है। इसकी वजूहात क्या हैं, इन सारी चीज़ों से बचा किस तरह जा सकता है, और स्मोक में हमने अपने डे टू डे टास्क जो है वो परफॉर्म किस तरह करने हैं, क्योंकि बहरहाल स्मोक है, हमने उसका मुकाबला करना है, हमने उससे डर कर बैठ नहीं जाना घर में। इस हवाले से तफसीलन हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर एहसानुल हक, जो कि ईयर नोज़ एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट हैं। तफसीलन उनसे जो है वो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया है यहाँ पर बात करने का। नाज़रीन, उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं सुहेरा तारिक, जो कि रिपोर्टर हैं रोही टीवी की। डेवलपमेंट मुल्तान में जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसी के साथ साथ इनसे स्मोक की सूरत हाल के बारे में भी जानेंगे कि कुछ एक दफ़ा इस तरह हुआ कि मुल्तान जो है वो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे था, टॉप परफॉर्मिंग था जो हमारे AQI इंडेक्स है, लेकिन अब कदरे बेहतर हैं हालात, तो कर्व करने के लिए क्या क्या इकदाम उठाए गए। उसी के साथ साथ सुहेरा जो है वो एजुकेशन की बीट को कवर करती हैं, तो एजुकेशन में इस वक्त क्या क्या नए इकदाम उठाए जा रहे हैं, तो तफसील सवाल से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुहेरा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप सुहेरा? ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर, मैं आपसे ज़रा स्टार्ट करना चाहूँगा। अब प्रोफेसर, ज़रा स्मोक को ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए डिफ़ाइन कर दें कि ये क्या है, और फिर इससे ये भी बताइएगा कि इसका मुकाबला हमने किस तरह करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब बहुत सारी अवेयरनेस आ चुकी है। ये दुनिया में स्मोक की टर्म 1900 से पहले थी नहीं। इससे पहले इंग्लैंड के अंदर फॉग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था और उसमें एक धुंध छा जाती थी, कंडेंस हो जाते थे पानी के ज़र्रात जो फ़ज़ा में मौजूद होते थे। और थैचर के दौर में इस पर बहुत सारा काम हुआ। फिर ये पता चला कि ये इसके साथ कोई केमिकल कॉम्बिनेशन भी हो जाती है, तो इंग्लैंड ने तो एक ही काम किया, उसने सारी इंडस्ट्री उठा के दुनिया में बाहर फेंक दी और अपने आप को IT की तरफ कन्वर्ट कर लिया। अब हम ये काम नहीं कर सकते, हमारा तो मैनचेस्टर, लाइलपुर है, फैसलाबाद है, और हमारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो बहुत सारी बनी हुई है। और रहीम यार ख़ान के अंदर 12-13 शुगर मिली हैं, जिनका जो एक मेजर सोर्स है एनर्जी हासिल करने का, वो उसका गन्ने का फोक और या जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो है। फिर पाकिस्तान में ज़मींदार अपनी फसलें जला देते हैं, जिससे एक फ़ज़ा के अंदर धुआं चला जाता है। जब धुआं और फॉग दोनों मिल जाते हैं तो इसको हम स्मोक कहते हैं। इसके अंदर कार्बन पार्टिकल्स मौजूद हैं, इसके अंदर नाइट्रस गैसेस मौजूद हैं, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स मौजूद हैं। वो जब इंसानी जिस्म को टच करती हैं, अगर आँख को उसने टच किया तो आँख में इरिटेशन पैदा होगी, आँख में सुर्खी आएगी, आँख से पानी निकलेगा। नाक के म्यूकोज़ा को टच किया तो नाक के अंदर से पानी शुरू हो जाएगा, नाक बंद होना शुरू हो जाएगा। सांस की नालियों में जब जाता है तो अगर बदकिस्मती से वो पहले से कोई एलर्जी का शिकार भी है कोई बंदा, तो उसकी ज़िंदगी तो अज़ाब हो जाती है। उसकी सांस की नालियाँ फ़ौरन घुट जाती हैं, उनका साइज़ तंग हो जाता है, उनकी दीवार की मोटाई ज़्यादा हो जाती है, उसके अंदर थिक सिक्रीशंस आके जम जाती हैं। वो जब तक लंबे लंबे रेशे बलगम के सांस की नालियों से नहीं निकलते, उसको सुकून नहीं आता। डॉक्टर, इससे ये भी बताइएगा कि इससे हम बच किस तरह सकते हैं। कुछ कहा जाता है कि सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल करें तो आप इससे बच सकते हैं, तो वो सर्जिकल मास्क जो है वो मोर देन इनफ है? सर जी, नॉट मोर देन इनफ, ओके, बट शुड बी यूज्ड। ओके। वजह ये है कि आप कार्बन पार्टिकल्स जो मास्क बना हुआ है उसके अंदर पोर्स हैं, सुराख हैं, छोटे छोटे। अगर तो कार्बन पार्टिकल और बाकी चीज़ें जो फ़ज़ा के अंदर मौजूद हैं उस सुराख से बड़े साइज़ की हैं तो वहाँ रुक जाएंगी छलनी की तरह से। जैसे आप चाय को छानते हैं तो वो ऊपर के मोटे मोटे ज़र्रात रह जाते हैं, फिर भी बारीक पत्ती तो चाय के अंदर आ जाती है जी। जो उससे बारीक ज़र्रात हैं वो डेफिनेट सांस की नालियों में जाएंगे और इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए। फिर इसी तरह से जो गैसेस हैं, गैसेस को तो आप नहीं रोक सकते, गैसेस के लिए तो आपकी जिस्म को काम करना पड़ेगा। अच्छा, और जो छोटे पार्टिकल हैं
अप टू 10 माइक्रोमीटर। वो नाक के अंदर वाइब्रेसी होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं और एक म्यूकस की लेयर होती है जो डबल है, एक थिक पार्ट एक थिन पार्ट। तो वो थिन पार्ट के साथ म्यूकस के साथ चिपक कर वो उसको रोक देता है। तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स उस छलनी के साथ जो आपने मास्क की शक्ल में यूज़ किए उससे रुक जाएंगे, नाक के अंदर जो अल्लाह ने बाल लगाए हैं उससे रुक जाएंगे, जो म्यूकस की गॉबलेट लेयर्स गॉबलेट सेल्स ने प्रोड्यूस की हैं उसके साथ रुक जाएंगे। बट जो उससे छोटे साइज़ के हैं वो सांस की नालियों में जाएंगे और गैसेस सांस की नालियों में जाएंगी। तो बेस्ट वे तो यही है कि हम जितना अवॉइड कर सकते हैं आउटडोर एक्सपोजर्स को या ऐसी जगहों को जहाँ पर स्मोक धुआं बहुत ज़्यादा है, उसको हमने अपने आप को बचाने के लिए अवॉइड करना है और अपने जिस्म को, नाक को, जो आपकी छलनियाँ हैं उनको साफ़ रखना है। गाड़ी का फिल्टर चोक हो जाता है कि आप उसकी मिट्टी नहीं झाड़ते, सफाई नहीं करवाते, उसकी डेफिनेट करवाते हैं ताकि हवा का आना जाना वहाँ पर रहे। डॉक्टर जैसे आपने बताया कि गैसों से हम उस तरह नहीं बच सकते, सर्जिकल मास्क नहीं बचा सकता, लेकिन एक बचपन में हमें एक ड्रिल कराई जाती थी। मैं एक ऐसी जगह पे बड़ा हुआ जहाँ पर थोड़ा सा गैसों का अखराज थोड़ा ज़्यादा होता था, तो वो कपड़े को गीला करके अगर हमें ड्रिल्स कराई जाती थी कि अगर आप नाक पे रख लें तो थोड़ा सा बचा जा सकता है। तो कपड़े के साथ छोटे ज़र्रात भी चिपकने के इम्कानात हैं, ये डेफिनेट इफेक्टिव है। और ये कुछ मसलन जहाँ पर ये खाद की फैक्ट्री है वहाँ अमोनिया सडन लीक होती है, उधर ही मैं बड़ा हुआ जी। नहीं, मैं फौजी फर्टिलाइजर कंपनी में। फौजियों के अच्छा गैस उनकी भी, अमोनिया उनका भी लीक होता है। हाँ जी। पाक अरब का भी होता है, पाक सऊदी का भी होता है। और आपको पता है उसके लिए जब वो बच्चे बेहोश हो जाते हैं स्कूलों के और सडन एक स्पेल आता है गैस का, तो फिर उनको गोड़ शक्कर दिया जाता है खाने के लिए और उनकी जेबों में डाल के माएँ भेजती हैं और कोई चीज़ इफेक्टिव है ही नहीं। सडन ग्लूकोज लेवल बॉडी के लो होते हैं। और इसके अंदर भी जब किसी को स्मोक के और इस किस्म के असरात आते हैं गैसेस के, तो उसके अंदर ग्लूकोज की कमी के इम्कानात हो सकते हैं, जैसा कि अमोनिया के साथ होते हैं जब अमोनिया लीक हो जाती खाद फैक्ट्री से। वो हमें, मुझे इसलिए जहन में क्योंकि याद था क्योंकि हमें ड्रिल्स कराई जाती थी हर मंडे के दिन हमारा ये भाई उसमें मीठा डाल के जेबों में भेजा जाता है, चीनी नहीं डाली जाती, शुगर नहीं डाली जाती, गुड़ डाला जाता है, शक्कर डाली जाती है। तो इमीडिएट जब बच्चे वहाँ बेहोश होते हैं तो उनको वो खिलाओ तो उस वक्त बेटर हो जाते हैं। वो अमोनिया का एक ख़ास किस्म का इफेक्ट होता है इस पर। अच्छा, फैक्ट्रीज के पास तो इस कदर अमोनिया और केमिकल्स हैं कि आप वहाँ से रहे हैं तो वो बहुत शार्पली आपके नाक के अंदर फील होता है आपको कि कोई बहुत ही हार्श केमिकल है। और इवन ये चीज़ें तो तब से हैं जब स्मोक नहीं थी ना, तो स्मोक हमने देखी है। इवन कि जब मेरा यूनिवर्सिटी टाइम में अपना देखूं उस टाइम पे फॉग हुआ करती थी, बहुत खूबसूरत मौसम हुआ करता था सर्दियों में। अब तो सिर्फ स्मोक रह गई है हमारे लिए, सिर्फ एक बुरी फिजा रह गई है जिसमें हमने मजबूरन सांस लेना। इसके बारे में ज़रा ग्राउंड रियलिटी भी बताइएगा कि इस वक्त इसको कर 1900 से पहले की हो ये मैं अपने तजर्बे के मुताबिक कोई 5 से 6 साल पुरानी बात। अभी थोड़ा सा एग्रेवेट हो चुकी है सारी स्मोक की जो है वो सिचुएशन, वो मेरे ख्याल से ये कहना चाह रही हैं ज़्यादा हो गई है। इसको थोड़ा कर्व करने के लिए क्या क्या इकदाम उठाए गए? एक दफ़ा हमने देखा कि एकदम AQI में बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था मुल्तान, लेकिन अब मेरे ख्याल है 89, 90, 95 पे है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। स्मोक की हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से। जैसे ही सर्दियों का स्पेल शुरू हुआ है, मिड अक्टूबर से हम लोग स्टार्ट हो गए हैं। उससे पहले एयर क्वालिटी बेहतर थी। अभी आपको दिखने में लगेगा कि आसमान बिल्कुल साफ़ है, धूप तेज़ निकली हुई है और अमूमन लोगों को यही होता है कि स्मोक नहीं है, शायद मीडिया फेक न्यूज़ दे रहा है। तो ऐसा नहीं है। एयर क्वालिटी को जो मैयर करने का एक पैमाना होता है, स्पेशली एक जो इंटरनेशनल वेबसाइट बनी हुई है उसके मुताबिक मुल्तान में जो टॉप रही है एयर क्वालिटी तिहामा, वो 600 समथिंग गई है। 600 समथिंग मजमूई तौर पर, और डिफरेंट एरियाज़ में आपको पता है 1500 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि एक बहुत बड़ी वो है पॉइंट। और टॉप पे मुल्तान में, अगर हम पाकिस्तान में देखें तो मुल्तान वो शहर है जो पहले 10 नंबरों से निकल ही नहीं रहा। ये अभी पिछले 2-3 दिन हुए हैं कि ज़रा 100 समथिंग पे आया है, वरना तो टॉप पोजीशंस बरकरार रही हैं। और आधा महीना पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर डेली ये सिचुएशन रही है। और आप बाहर जाकर देख लें, लोगों को मास्क कोई आपको 1-2% के करीब लोग नज़र आ रहे होंगे जिन्होंने पहना हुआ है। अभी सर जैसा बता रहे थे कि ये तो कंपलसरी हो गया है।
स्पेशली जो एयर प्यूरीफायर्स है ना, वो भी मुझे लगता है कि अब एक नेसेसिटी बन जाना एयर चाहिए। प्यूरीफायर्स का ये मसला आ रहा है ना कि वो या तो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, बहुत अगर ज़्यादा कोई है ना। बाहर एक्सपेंसिव का कोई ले भी लेता है तो फिर उसके फिल्टर्स को चेंज कराना, वो आपको फिर इंपोर्ट करने पड़ते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को मुझे लगता है स्टेप्स लेने चाहिए। जैसे जब कोरोना आया था तो सैनिटाइजर्स और मास्क कंपलसरी हो गए थे और लोगों की रीच में भी हो गए थे। अगर जो लोग नहीं ले सकते थे उनके लिए डिफरेंट एनजीओज की जानिब से काम किया गया था। इसी तरह से मुझे लगता है हमारे घरों में, हर घर में अब तो एयर प्यूरीफायर लाजमी होना चाहिए, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना। गवर्नमेंट के बजाय हमारे ये जो बनाने वाली कंपनी है, इंडस्ट्रीज है, उनको ये बनाना चाहिए, मार्केट में गैप है, कीमत कम करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके अलावा क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? जैसे लाहौर में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले साल की निस्बत थोड़ा बेहतर हुआ है। उसकी रीज़न क्या है कि रात को 8 बजे मार्केट सारी क्लोज़ हो रही हैं और 10 बजे जो है वो आपकी जो डाइन इन वगैरह है, रेस्टोरेंट्स हैं, वो भी सारे बंद हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ भी बंद हो रही हैं। तो उससे काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट होता है। मुल्तान में इस तरह का कोई इकदाम नहीं किया गया कि टाइमिंग चेंज की जाए। लास्ट ईयर हमने देखा था कि 8 बजे टाइम कर दिया गया था, ऐसा नहीं हुआ। अभी पाबंदी लगी हुई है कि आग नहीं लगानी, फसलों की बाकियात को नहीं जलाना, ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ का जो फैक्ट्रीज़ का धुआं है उसको काबू करना। आई थिंक ब्रेक जी सहेरा तफसीलन हमें बता रही थी कि इस वक्त क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। कुछ जो टाइमिंग्स हैं वो चेंज नहीं की, लेकिन बहरहाल स्टबल बर्निंग पे और ये जो बारबेक्यूज़ पे उस पर पाबंदी लगाई गई थी। नाज़रीन, स्मोक के हवाले से हम तफसीलन गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम स्मोक के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, उसी गुफ्तगू को जो है हम आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर साहब से जो हम ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों में और जो हमारे डिफरेंट स्टार्ट ऑफ पॉपुलेशन है उसके ऊपर किस तरह जो है वो स्मोक इम्पैक्ट करती है और फिर हमने उससे बचना किस तरह है। सर ये बताइए कि पहले बच्चों और बूढ़ों के बारे में बता दें और फिर जवानों के बारे में भी ज़रा बता दीजिएगा। जो पहले वल्नरेबल है ज़्यादा, उनसे ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। सांस की नालियों पर अगर किसी बड़े आदमी के सूजन आए और वो उसकी सांस की नाली मोटी हो 1/4, तो बड़े पर 1/4 ही उसकी जो गैस का फ्लो है वो अफेक्ट करता है। बच्चों पर डबल करता है, 50% करता है। होती थोड़ी सी है, जगह थोड़ी सी होती है, उस पर और सूजन आ गई तो जगह ही नहीं बचती। तो लिहाजा बच्चों को बचाना तो इंतहाई ज़रूरी है इसके लिए। और दूसरा, इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो उसके साथ एसोसिएटेड, अब मौसम चेंज हो रहा है तो स्टेप्टो निमोनी के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं कि निमोनिया साथ हो जाए। बाबा जी साथ ही सर्दी भी लगी, अब स्मोक भी हो गया, दमा था, सांस नहीं आ रहा, ऑक्सीजन लगाने के बावजूद ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही, सांस की नालियाँ तंग हैं, चुप रुकी हुई हैं, या उनके अंदर कुछ चीज़ आ गई है, तो उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाता है। और पूरी दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसके 2 एस्पेक्ट हैं बड़े अहम। एक है इलाज कैसे करना है, दूसरा है बचाव कैसे करना, प्रिवेंशन। तो अब पूरी दुनिया हर चीज़ की प्रिवेंशन पर आ गई है और हमारे अरबाब अख्तियार को बहुत अच्छी तरह से पता चल गया है अल्हम्दुलिल्लाह कि इसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो पॉजिटिव फैक्टर है वो है गाड़ी का धुआं, जो रिक्शे के अंदर से निकलता है, जो बड़े ट्रक ट्रॉले के अंदर से निकलता है, मोनोऑक्साइड वाला, जो माहौल के गाड़ियों के अंदर से निकलता है। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं, उसकी एक क्वालिटी कंट्रोल होता है, उसकी एक परमिशन होती है कि ये जाके वहाँ पर फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। तो वो फिटनेस सर्टिफिकेट हम बदकिस्मती से अपने तरीके से या जो स्टैंडर्ड हैं उन पर नहीं पूरे उतर रहे, जिसकी वजह से ये हर आने वाले दिन में, अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो ये इनका थैंक्स है इसके लिए कि इन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस को इंट्रोड्यूस करवाया, इलेक्ट्रिक कारों को इंट्रोड्यूस करवाया। दुनिया में 2030 के बाद शायद गाड़ी पेट्रोल डीजल पर चलने वाली ख़त्म हो जाएगी। इवन हमारे कई और हमसाया मुल्कों के अंदर भी हो चुका है कि वहाँ पर इस किस्म के पंप्स इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं जहाँ पे आप अपनी गाड़ी चार्ज कर लो। अच्छा, अब लड़कियों के लिए वो स्कूटी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी इलेक्ट्रिक, और मुझे ये लग रहा है कि कुछ दिनों में वो कंपलसरी हो जानी चाहिए। उसमें कोई धुआं नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई शोर नहीं है, कोई नॉइज़ इंड्यूस नहीं है, और उसके साथ साथ एनवायरमेंटल वो फ्रेंडली है। फिर दूसरा, पाकिस्तान में जो बहुत हद तक इम्प्लीमेंट हो चुका है वो है भट्टे,
ईंटों के जहाँ पर बनते हैं। जी, आप मैंने ज़ाती तौर पे भी कुछ प्रोग्राम्स किए, क्योंकि मैं एक और प्रोग्राम भी होस्ट करता हूँ, तो वहाँ पर मैंने जब भट्टों को जाके देखा तो अमूमन ज़्यादातर भट्टे जो हैं वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट हो चुके हैं। कन्वर्ट हो चुके हैं और आप एंटायरली डिफरेंट है। उसका ऐसा धुआं देखें जिस पे नहीं है और जिस पर है, तो एक वाज़े आपको बिल्कुल फ़र्क नज़र आता है। फिर पाकिस्तान के अंदर कोल पर चलने वाली इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा, अब वो कोल इंडस्ट्री जब बनाई गई थी तो धुआं ऊपर जा रहा था, फिर उसकी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल किया गया, फिर उससे जो कार्बन को रिड्यूस या रोका गया, उस कार्बन के साथ उसको बड़ा यूटिलाइज करने के लिए एक प्रोसेस किया गया, उससे एक टाइल बनाई गई, ईंटें बनाई गई। वो ईंट वज़न में हल्की, मल्टीपल स्टोरीज़ के अंदर बहुत ही इफ़ेक्टिव, और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो ईंट वाले और माहिरीन इंजीनियर्स बता सकते हैं। तो मेरा ओपिनियन ये है कि ये जो हमारे भट्टे हैं, इनके अंदर भी जो कोल कलेक्ट होता है उसको मार्केट में ना फेंकें, ज़मीन पर ना फेंकें, उसको यूटिलाइज़ करें और वो पॉजिटिवली यूटिलाइज़ हो सकता है और बहुत ही काम की चीज़ बन सकता है। अच्छा डॉक्टर, जैसे अब हम बात कर रहे थे कि बच्चे और बूढ़े जो हैं वो ज़्यादा स्मोक से जो है वो उनको वल्नरेबल होते हैं। स्मोकर हजरात के बारे में बताइएगा जो स्मोकिंग करते हैं, कि उनके ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट हो सकता है अगर खुदा ना खास्ता ज़्यादा कोई एलर्जी या कुछ इस तरह का हो जाता है स्मोक की वजह से? स्मोकर्स पर डेफिनेटली ये एनहांस हो जाता है इफेक्ट। उनके लंग्स के अंदर तो पहले ही वो कार्बन जमा हुआ होता है। आप अगर एक स्मोकर का और नॉन स्मोकर के लंग्स को कंपैरिजन करें, या जब इनकी ऑटोप्सी की जाती है तो उसके लंग्स को पकड़ के ऐसे निचोड़ें तो उसमें से एक काला गारा सा निकलता है, और नॉन स्मोकर के तो वो नहीं होता। ये एक पहले से फ़र्क मौजूद है, ऑलरेडी एक डैमेज चीज़ है, उसके साथ इफेक्ट उसका जब दूसरा भी आ जाता है तो उसके मसाइल बढ़ने के इम्कानात पैदा हो जाते हैं। तो स्मोकिंग पूरी दुनिया में प्रोहिबिटेड है, इसको लिखा जाता है, बट गवर्नमेंट्स को चूँकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा इससे वसूल होते हैं, आमदनी का बड़ा सोर्स होता है। और लेकिन अगर आप ओवरऑल कंपैरिजन करके देखें ना, तो जितनी गवर्नमेंट ने आमदनी हासिल की होती है उससे ज़्यादा हमें स्मोक की वजह से, सिगरेट और इसकी वजह से पैदा होने वाले कैंसर पर खर्च करना पड़ जाता है। एवरेज कीमोथेरेपी का खर्चा 20 लाख रुपया है, एवरेज, जो हर ख़ानदान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट ना आए, गवर्नमेंट के इदारे ना हों, तो बहुत सारे लोग बगैर इलाज के ही मर जाएं हमारी सोसाइटी के अंदर। तो फिर उसका डायग्नोसिस का एक प्रोसीजर है, उसके बाद उसके ट्रीटमेंट है। फिर जब वो ट्रीटमेंट कर लिया, एक बंदा बेरोज़गार हो गया उसकी वजह से, उसकी फैमिली ने सफ़र किया, जो बचे हुए पैसे थे वो सारे के सारे उसके ट्रीटमेंट पर लग गए हैं, तो उसके बच्चे महरूम हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों से। फिर उस फैमिली के लिए सिर्फ कैंसर का ट्रीटमेंट कर देना तो काफ़ी नहीं है, उसके बाद उसको कंटिन्यूस अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है, अंडर ट्रीटमेंट रखना पड़ता है, और वो जब तक ज़िंदा है उस पर एक बड़ी कॉस्ट फैमिली की और इदारे की और पाकिस्तान गवर्नमेंट की आती है। अच्छा, अब डॉक्टर ये बताइएगा कि जब हम स्मोक के इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसमें एक्सरसाइज करने वाले जो लोग जाता है, हम लोग करते हैं, तलकीन भी की जाती है डॉक्टर्स की तरफ से भी कि आपने एक्सरसाइज करनी है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी ज़रा ज़्यादा ऑक्सीजन आपसे डिमांड करती है, तो वो उसका इम्पैक्ट ज़रा बताइएगा कि इस तरह की कंडीशन में अगर आप ओपन एयर में एक्सरसाइज करें तो क्या नुकसानदेह साबित हो सकती है? यही है कि इंडेक्स कितना ज़्यादा है। अब अगर 1500 इंडेक्स के ऊपर आप एक्सरसाइज करने की ओपन जाके कोशिश करेंगे तो मैं तो उसकी फेवर में नहीं हूँ। लेकिन अब आप टाइमिंग्स देखें कि किन औकात में ये कंपैरेटिवली कम होता है। ओके, अब शाम है तो शाम के वक्त तो बहुत सारी ऑक्सीजन, सारी गैसेस जो हैं वो एनवायरनमेंट में गई हुई हैं। अब जब सुबह का वक्त है तो कंपैरेटिवली शबनम ने, चीज़ों ने उसको बहुत हद तक ज़मीन के ऊपर, जैसे बारिश हो जाती तो वो बहुत सारा फ़ज़ा साफ़ हो जाती है। तो अर्ली मॉर्निंग के जो औकात हैं उसमें कंपैरेटिवली ये फ़ज़ा साफ़ होने के, आप इंडेक्स की स्टडीज़ को भी देख लें, उसके अंदर भी यही आपको मिलेगा कि अर्ली मॉर्निंग्स में कंपैरेटिवली कम है। एक्सरसाइज को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, एक्सरसाइज आपका एक ऐसे ही है जैसे आपने खाना खाया, इतनी कंपलसरी है, अदरवाइज़ तो आपकी बॉडी पर बहुत जल्दी बहुत सारे बुरे असरात आना शुरू हो जाते हैं। वो एक अलग बहस है पूरी। और बहरहाल अर्ली मॉर्निंग आप एक्सरसाइज करें और सेफ़ एनवायरनमेंट में करें। अगर घर के अंदर आप कोई ऐसा सिस्टम लगा सकते हैं जो आपके घर के एनवायरनमेंट को उसकी गैसेस को कंट्रोल करता हो, कार्बन के पार्टिकल्स को कंट्रोल करता हो, जैसे वो सुहेरा बात कर रही थी प्योरीफायर्स की। प्योरीफायर्स हैं, ये हमारे ऑपरेशन थिएटरों में रखे हुए होते हैं सारे, कि वहाँ पर अंदर माहौल कैसा है, क्या चीज़ें हैं। अच्छा सुहेरा, जैसे हम स्मोक पे बात करें, अभी एक ड्रग रिहेबिलिटेशन और निश्तर के दरमियान भी एक माहिदा हुआ है, ज़रा उसकी डिटेल्स बताइएगा। फिर डॉक्टर से हम ज़रा स्मोक के हवाले से मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे।
मेरा ख्याल है हम डिजीज़ पे ही बढ़ रहे हैं। आज वो बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी मैन इन अ हॉस्पिटल, तो वो शायद वो ना हो जाए। वो हमारा इधर रूम इन अ हॉस्पिटल बन गया आज। लोग भी डर रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है। बीमारियां और इस तरह की चीज़ें बहुत हो गई हैं। ड्रग रिहैब सेंटर में गुंजाइश होती है कितने मरीज़ों की, क्योंकि वो गवर्नमेंट की सतह पर बनाया गया है उन अफराद के लिए जो कि मंशियात का शिकार होते हैं, लेकिन किसी मोमेंट पे ज़िंदगी पे उनको फ़ील होता है कि नहीं, अब हमारी ज़िंदगी इस तरह से मज़ीद नहीं चल सकती, तो अब हमने करवाना है इलाज। और वहाँ पर सिर्फ उन लोगों का इलाज होता है जो अपनी मर्ज़ी से करवाना चाहते हैं। और बहुत कम रेशो ऐसे लोगों की होती है जो अपनी मर्ज़ी से इलाज करवा रहे हों, क्योंकि उनको बार बार नीड होती है उस चीज़ की, वो नहीं छोड़ सकते। बहुत से फैमिलीज़ ऐसी आ रही होती हैं वहाँ पर जो कहती हैं कि बस किसी तरह से हमारे पेशेंट को दाखिल कर लिया जाए और हमारे सर से ये बोझ उतरे, या बस किसी तरह ये ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाए। वहाँ पर बहुत महदूद गुंजाइश है, तकरीबन 50 to 55 मर्द अफराद वहाँ पर एट अ टाइम उनका इलाज हो सकता है, और ये इलाज चलता है 3 से 6 महीने के लिए। अब ऐसे लोग सुहेरा, मैं माज़रत खाऊं, बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो गुफ्तगू हो रही है नाज़रीन, लेकिन हमने ब्रेक की तरफ भी जाना होता है। अब ब्रेक के बाद जो है हम तफसीलन इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम सफीरा से ये बात कर रहे थे कि इस वक्त मिनिस्टर हॉस्पिटल में एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वो कायम किया गया, उसकी तफसीलात क्या हैं। जी सुहेरा, वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि आप बता रही थी कि इसमें कितने लोगों की तादाद जो है उसका इलाज किया जा सकता है, ज़रा उस पर तफसील बताइएगा। अच्छा, हम काफ़ी देर से बहुत सी बीमारियों की बातें कर रहे थे, तो एक अच्छी चीज़ भी उसमें मेरे जहन में आई है अभी ब्रेक में, कि आज मेरी बड़ी प्यारी सी दोस्त की बर्थडे है, तो उसको विश करना चाहूँगी मैं अलिशबा को। और अलिशबा की आज बर्थडे है, एक और साल उसकी ज़िंदगी में आया, तो उसके लिए बहुत सारी दुआएं और मेरी तरफ से उसको बहुत सारा हैप्पी बर्थडे। अब हम आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मुझे भी ज़रा विश कर रहे थे। अलिशबा हमारी कॉलीग हैं जी, रिपोर्टर हैं रोही टीवी की, तो हैप्पी बर्थडे टू यू अलिशबा। हम कोशिश करते हैं कि आपका एक जो लूप बन रहा है ऑन एयर उसके लिए, तो वो भी आपके लिए हम चलाएं। सो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जी। ठीक हो गया। अब हम ड्रग रिहैब की जो बात कर रहे थे, मैं बता रही थी कि वहाँ पर एक महदूद लोग एट अ टाइम इलाज करवा सकते हैं तहमा, और बहुत से ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको ड्रग एडिक्शन के अलावा बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि ड्रग एडिक्शन की वजह से हुई हों, वैसे भी हो सकती हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ABC हो सकता है, या इसके अलावा कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से जो बाकी मरीज़ हैं वो भी अफेक्ट हों। वहाँ आने के लिए सबसे पहले उन मरीज़ों का मुकम्मल एक टेस्ट किया जाता है, जिसमें उनकी पूरी ब्लड रिपोर्ट देखी जाती है और बाकी सारी उन्हें कोई और इस तरह की बीमारी तो नहीं। हाँ, क्योंकि वहाँ पर वसाइल भी इतने ज़्यादा नहीं हैं कि इस तरह की बीमारियों का भी वहाँ पर इलाज किया जा सके। एक डॉक्टर की सीट है वहाँ पर, और वो भी ऑफ एंड ऑन है, मतलब परमानेंट नहीं है। साइकेट्रिस्ट की अगर हम बात करें तो वो वहाँ पर परमानेंट मौजूद है उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए। तो अब होता ये था कि जब मरीज़ वहाँ पर आते थे तो पहले ये होता था कि एडमिशन के लिए पूरा प्रोसेस हो जाता था, फिर उनको बताया जाता था कि आपका ये टेस्ट होंगे, आप जाके निश्तर से करवा के आ जाएँ। इन दोनों जगहों के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतीतल रोड पर ड्रग रिहैब सेंटर है और निश्तर रोड का पता ही है कि वो कहाँ पर है। तो मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उनमें से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि एवरेज घरानों से जिनका ताल्लुक़ होता है। अब निश्तर के साथ एक MOU साइन किया गया, और उस MOU साइन करने का मतलब ये था, मकसद ये था कि ऐसे लोग जो कि एडमिशन के लिए वहाँ पर आना चाहते हैं उनको पहले से ही पता हो, और निश्तर को भी ऑलरेडी वो टेस्ट लिख के दिए हुए हैं। वहाँ पर एक डॉक्टर्स की टीम बनी हुई है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक फोकल पर्सन वहाँ पर बैठा हुआ है। एडमिशन से पहले ही वो अपने टेस्ट वहाँ जाके क्लियर करवा सकता है, ताकि जब उसके पास रिपोर्ट्स की क्लैरिफिकेशन आ जाएगी तो वो इजीली जाकर अपना इलाज वहाँ से करवा सकेगा। बहुत सारे लोगों की मुझे कॉल्स मौसूल होती हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाहर किसी उसको देख लेते हैं, तो उनका ये सवाल होता है कि आप किसी तरह हमारे पेशेंट को भी वहाँ पर एडमिशन दिलवा दें। उनको ये लगता है कि शायद वहाँ पर रेफरेंस से काम होता है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वहाँ पर बिल्कुल मेरिट के ऊपर आपको एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि प्राइवेट तो है नहीं इदारा कि जहाँ पर आपको फ़ीस अदा करनी है। बस मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि आपका जो मरीज़ है वो ख़ुद वहाँ जाकर अपना इलाज करवाना चाहता हो। और इस MOU में एक और भी चीज़ मेंशन की गई है कि जो मरीज़ वहाँ से रिहैबिलिटेट हो जाएंगे 3 महीने या 6 महीने बाद, जिनका कोर्स मुकम्मल हो जाएगा,
तो वो भी डॉक्टर्स को जाकर अपना रेगुलर चेकअप करवा सकें कि कभी उनको नीड फील होती है या कोई और बीमारी उनको फेस करनी पड़ती है। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या मुआहदा तो मुकम्मल हो चुका है? नहीं, ये मुकम्मल मुआहदा हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की एक पूरी टीम निश्तर में वो उनकी ड्यूटी है, क्योंकि वहाँ पर मेडिकल सोशल ऑफिसर्स भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक MOU है और इसका कोई टाइमिंग है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर चूँकि वहाँ पर ऑफिसर्स मौजूद हैं, वो सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा मेरे ख़्याल से इक़दाम है कि मरीज़ों को पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते, अपने टेस्ट के ऊपर फ्री हो जाता है और उनका इलाज भी एक अच्छे तरीके से हो सकता है। लेकिन मेन बात क्या है कि आप इलाज करवाना चाहते हो। अच्छा, स्ट्राइव वुमेन प्रोग्राम जो है, स्ट्राइव फॉर वुमेन, स्ट्राइव वुमेन प्रोग्राम, इसकी क्या तफसीलात हैं? ये क्या प्रोग्राम शुरू किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से स्टार्ट किया गया ये प्रोग्राम? नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का प्रोग्राम नहीं है, ये विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्रोग्राम है। और विमेन चैम्बर का मेन चैम्बर से कोई लेना देना है नहीं। वो विमेन चैम्बर की तमाम मेंबरान जो हैं वो ख़वातीन हैं टोटली, वहाँ पर मेल कोई नहीं है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो एक एग्जेक्टिव बॉडी है या जो प्रेसिडेंट हैं या जो नीचे की तमाम बॉडी है वो सारी भी फीमेल्स हैं। और वीमेन चैम्बर का मेन मकसद ये है कि वो ख़वातीन जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, बनना चाह रही हैं, कोई कारोबार करना चाहती हैं या उनको किसी हवाले से कोई गाइडलाइन चाहिए, तो उनके लिए वो काम करता है इदारा। अब वीमेन चैम्बर की जानिब से ये स्ट्राइव वुमेन प्रोग्राम, इसका ऐलान किया गया था और इसके सिलसिले में बाकायदा ट्रेनिंग शुरू होनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 से 1.5 महीना गुजर चुका है, अभी तक कोई काम नहीं हो सका। ख़वातीन तकरीबन 300 से 350 के करीब यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं जो ऑलरेडी कोई ना कोई बिज़नेस रन कर रही हैं। और बिज़नेस ऐसा नहीं है कोई बड़ा बिज़नेस है, अपने घर के अंदर उन्होंने कोई, हाँ बिल्कुल, कोई सिलाई सेंटर बनाया हुआ है, कोई वो कढ़ाई का काम कर रही है, क्योंकि मुल्तान में तो बहुत ज़्यादा मशहूर है ना ये चीज़। तो उन ख़वातीन को बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया करना कि वो अगर 10 या 20 लोगों तक अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही हैं और उनकी रसाई नहीं है, हमें यहाँ बैठे हुए एक आम आदमी को घर बैठे हुए नहीं पता कि फ़लाँ खातून का ये काम है, क्योंकि उनका काम मार्केट नहीं हुआ। स्ट्राइव वुमेन प्रोग्राम उन ख़वातीन के काम को ही स्ट्राइव करेगा कि उनको प्रॉपर जो अगर मैं आपकी बात सही समझ सका हूँ, एक बिजनेस आपका पहले से होना चाहिए। ये स्ट्राइव वुमेन प्रोग्राम जो है वो सिर्फ आपके उस बिजनेस को मार्केट करने में या उसको किस तरह मार्केट तक पहुँचाना उसमें हेल्प करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाकर उनको कहेंगे कि मैंने कोई बिजनेस शुरू करना है तो मेरी उस हवाले से मदद करें। वो आपकी फंडिंग नहीं की जाएगी। हाँ बिल्कुल भी फंडिंग नहीं है। जो स्मॉल लोन्स होते हैं वो आपको ज़रूर मिल जाते हैं। एक इदारा है स्मीडा, वहाँ से मिल सकते हैं। विमेन चैम्बर जो है वो अपने थ्रू मुख्तलिफ बैंक्स के साथ उन्होंने मुआहदे किए हुए हैं, उनके थ्रू आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए पूरा एक क्राइटेरिया है। ये इसकी शरह क्या होती है कि कितने % पे ये लोन मिलता है? नहीं, उसको वो फ्री होता है। ओके। क्योंकि वो ख़वातीन हैं जो कि बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन्स नहीं है ना, घरेलू ख़वातीन हैं, तो उनको बग़ैर किसी इंटरेस्ट के ये लोन दिया जाता है और उनके मुताबिक उनकी किस्तें भी बनाई जाती हैं और टाइम भी उनके मुताबिक उनको दिया जाता है कि इस टाइम में वो अपना जो है वो किस्त अदा कर सकती हैं। उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है ना। वुमेन चैम्बर क्योंकि पूरा एक इदारा है, उनके पास वो ख़वातीन का सारा बायोडाटा मौजूद है और उनके ये डिफरेंट जगहों पर MOUs मुख्तलिफ बैंकों के साथ, स्मीडा के साथ वो MOU साइन हुए हुए हैं। तो फिर वो उनका बेसिक काम ही है कि ख़वातीन को सपोर्ट करना। अच्छा, जब भी इस तरह के प्लान बनाए जाते हैं तो उसमें ये चीज़ होती है कि हमने कितनी फीमेल या कितने बिजनेसेस को केटर करना है, इसमें कोई ऐसी चीज़ वज़ा की गई है? नहीं, इस तरह से कुछ नहीं है। वो बल्कि ओपनली होता है कि ख़वातीन, मैंने आपको बताया कि विमेन चैम्बर से जो रजिस्टर्ड ख़वातीन है सिर्फ वो इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकती हैं। कोई ऐसी खातून नहीं जो वहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। खातून को अगर कोई रजिस्टर होना चाहे तो उसका बिल्कुल एक मामूली सी फ़ीस है उसकी। आपने अपना ID कार्ड देना है और उसके साथ आपने जाके अपने बिज़नेस का प्रूफ देना है कि मैं ये काम कर रही हूँ, और बस सिंपल आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आप ऑटोमेटिकली विमेन चैम्बर के तमाम प्रोजेक्ट्स में शामिल हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया 350 एक तादाद है ख़वातीन की। इवेंट्स पे हार्डली 20, 30, 40 सिर्फ ये ख़वातीन वहाँ पर नज़र आ रही होती हैं।
तो मोस्टली ख़वातीन को क्या होता है कि हमने तो बिज़नेस ही घर से इसलिए शुरू किया था क्योंकि हमारे ऊपर पाबंदी है, हम घर से बाहर नहीं जा सकते, या हमारे अंदर उस तरह से नहीं है कि हम अकेले सोसाइटी में कहीं जा सकें। तो प्रॉपर अब तो आपको पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं और सोशल मीडिया ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पर भी आ रहा मैं होता ये है। समझना चाह रहा था कि हमारे माशरे में अभी भी फीमेल्स के अंदर ये चीज़ पाई जाती बहुत है ज़्यादा है, हम्म, बहुत ज़्यादा है। मैं मीडिया में तकरीबन देखें आप 6 साल 7-8 साल से हूँ। मोस्टली ख़वातीन आपको दिखने में लग रहा होगा बड़ी वेल ग्रूम्ड है, बड़ी कॉन्फिडेंट है और ये तो किसी भी चीज़ पे बात कर लेगी, लेकिन वो जब आप कैमरा ना भी लेके जाएं, आप वैसे भी उनसे जब बात करेंगे तो उनके अंदर पहली चीज़ यही होती है कि पता नहीं हमारे घर के मर्द इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, स्पेशली हमारे मुल्तान में ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा फील की है। को बहुत सी ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनको पूरी ज़िंदगी बोलने नहीं दिया जाता, घर में दबा के रखा जाता है, और अगर उनको कोई बाद में सपोर्ट करने वाला मिल भी जाए तो उनको बड़ा टाइम लग जाता है मूव होने में, बाहर जाने में। इसमें मेरे नहीं ख्याल कि कोई गलत चीज़ है। आप अगर कोई पॉजिटिव काम, कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं तो उसमें फिर आपको अगर मौका मिल रहा है तो उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए ना। इसी हवाले से वुमेन यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर भी कायम किया गया है, उसकी तफसीलात क्या हैं? क्या वो सिर्फ वुमेन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है या बाकी ख़वातीन भी उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकती हैं? नहीं, वो बिल्कुल वुमेन यूनिवर्सिटी की सिर्फ फीमेल्स के लिए है, और वो भी ये जो अभी हमने स्ट्राइव वुमेन प्रोग्राम का जिक्र किया था वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। वुमेन यूनिवर्सिटी में एक सोसाइटी बनी हुई है जिसको कहा जाता है प्रोफेशनल, कुछ इस टाइप का नाम है, आई थिंक यहाँ पर मेंशन आई थिंक प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हाँ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर के नाम से ये बनाया गया था कोई आज से 2 साल पहले। 2 साल पहले बनाया गया था, और इसका मेन मकसद क्या था कि वुमेन यूनिवर्सिटी में एक बड़ी तादाद में लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं, जो कि बहुत सारी ऐसी हैं जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ कर रही हैं, और मैं तो समझती हूँ कि हर डिग्री प्रोफेशनल होती है, आप हर प्रोफेशन को अपना सकते हैं अगर आप चाहें। तो उन ख़वातीन की जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो उनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता कि हमने 4 साल, 2 साल, 5 साल का एक पूरी डिग्री की है, उसमें हमने अपनी पूरी तवज्जो दी है, हमने अपना पूरा टाइम लगाया है। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्टूडेंट BS केमिस्ट्री कर रही है, उसको नहीं पता मैंने किस इंडस्ट्री में जाके जॉब हासिल करनी है, कहाँ पर इंटर्नशिप करनी है, कहाँ जा करना है, किस तरह से मैं अर्निंग स्टार्ट कर सकती हूँ। तो इस वजह से ये प्रोफेशनल सेंटर, कैरियर प्रोफेशनल सेंटर जो है वो डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया था। सुहिरा, इस पे तफसीलन मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम सुहेरा से ज़रा ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वुमेन यूनिवर्सिटी में वो जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट का एक सेंटर कायम किया गया उसकी तफसीलात क्या हैं, बड़े तफसील से उन्होंने आगाह किया। सुहेरा, एक स्मार्ट सिलेबस जारी किए जा रहे हैं, 9th क्लास के जारी किए गए, 10th क्लास के जारी किए गए, अब फर्स्ट ईयर के भी जारी कर दिए गए हैं। ज़रा उनकी तफसील क्या है वो बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि कुछ स्टूडेंट्स का जो है वो एतराज़ भी आ रहा था कि यकसर जो है वो तब्दील कर दिया गया, नया सिलेबस जो है वो, और जो एग्ज़ाम के बिल्कुल करीब करीब जो है वो अनाउंस किया गया, तो ज़रा इस बारे में भी बताइएगा। अच्छा, ऐसा है कि स्मार्ट सिलेबस अभी जारी तो किया गया है, लेकिन मुल्तान बोर्ड की जानिब से उसको प्रॉपर तौर पर उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया कि अब जो एग्ज़ाम होने हैं वो इसके मुताबिक होने हैं। वो जस्ट एज अ सैम्पल स्टूडेंट्स को दिया गया है, अभी इसका फ़ैसला होना है बाकी कि आया कि ये 2026 के जो बच्चे हैं जिन्होंने इस ईयर से अगले ईयर एग्ज़ाम देना है ताकि उनको पूरा साल मिल सके पढ़ाई करने का, उनके लिए है या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी कमिंग मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम्स देने हैं। अगर उनके लिए भी ये प्रोग्राम लॉन्च हो जाता है स्मार्ट सिलेबस, जो कि पूरा एक मुल्तान बोर्ड ने अभी अपनी वेबसाइट पर भी जारी इसको नहीं किया, और अगर उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अभी जारी नहीं किया तो उसमें हमारे पास अभी चांस है ये मानने का कि आया कि ये अभी इस ईयर के लिए नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बहुत शॉर्ट टाइम है। स्टूडेंट से पहले सीखना होता है टीचर्स ने कि भाई ये स्मार्ट सिलेबस क्या है, उनके ऊपर बाकायदा उनकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए ताकि वो आगे जाके चीज़ को डिलीवर कर सकें, और ये ज़िम्मेदारी है मुल्तान बोर्ड की। मुल्तान बोर्ड की ज़िम्मेदारी है, CO एजुकेशन की ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को प्रॉपर लेकर चलें। अभी हमने देखा था कि
25% कंसेप्चुअल पेपर किए थे, तो उसमें ही बच्चों की बस हो गई थी और वो परेशान हो गए थे पूरा साल पढ़ने के बाद भी कि ये क्या हो गया है हमारे साथ। हालांकि उसमें सिर्फ क्वेश्चंस आगे पीछे करके दिए हुए थे या अपने अंदाज में एग्जांपल्स कोट की हुई थी, तो स्टूडेंट्स उसको समझ ही नहीं पाए थे। हम लोग जब पढ़ रहे होते थे, मैं अपना अंदाजे से ना, हम लोग वो कि 5 साल पेपर निकाले, उससे पता चल जाता था कि अच्छा ये वाले आएंगे सवाल जो है वो ऐसे ही। और सम टाइम ऐसे होता था उसमें से एक भी नहीं आता था, एक भी नहीं आता था। तो और कभी होता था कि आ जाते थे। अभी तो बच्चों के 90% 95% जो है वो टच कर रहे होते थे, तो जब उनसे कुछ फिजिक्स के बेसिक क्वेश्चंस किए जाते थे, नहीं आता उनको, बिल्कुल भी नहीं आता। तो उसकी मेन वजह यही है ना कि हमारा जो पढ़ाने का एक तरीका है वो स्टीरियोटाइप है। वो स्टूडेंट्स को जब टीचर्स ही उस तरह के मिलेंगे कि आप बस किताब खोलें, रट्टा लगाएं और पेपर में लिख के आ जाएं, तो बच्चे ने क्या समझना है। और जब प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं या जॉब के लिए जाते हैं कहीं पर या काम करने के लिए जाते हैं, तो उनको बेसिक चीज़ें पता ही नहीं होती, क्योंकि उनकी सिर्फ एक ही फोकस होता है कि हमने इतने परसेंट मार्क्स लेने हैं। ये चीज़ बहुत गलत है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और स्मार्ट सिलेबस जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा जारी किया गया है, वो पूरा जो मैंने उसको मॉडल को पढ़ा है, तो वो स्टूडेंट्स के लिए उसको सीखना समझना अभी उसमें उनको बहुत टाइम लगेगा। और मेरे ख़्याल से ये ज़िम्मेदारी है इन इदारों की, हायर अथॉरिटीज़ की, कि स्टूडेंट्स को समझाने से पहले टीचर्स के लिए लाजमी कुछ ट्रेनिंग। एतराज़ात आ रहे थे कि ये सिलेबस में कुछ जगह पे लैप्सेस हैं, कुछ जगह पे कुछ टेक्निकल्स जो हैं वो मसाइल हैं, तो वो उसके रिड्यूसल के लिए भी कुछ काम किया जा रहा है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि मुल्तान बोर्ड ने इसी वजह से अभी तक इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और ना ही बाकायदा इस हवाले से उसको वेबसाइट पर भी जारी नहीं किया गया। जो मैट्रिक के 9th और 10th के जो सिलेबस हैं वो जारी कर दिए गए हैं? नहीं, वो वही पुराने ही सिलेबस हैं, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए अभी हुआ है इस टाइम। डॉक्टर साहब, हम स्मोक के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन ब्रेक में आपने कहा कि मैं कुछ प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कुछ ऐड करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ कुछ ऐड करना चाहें तो लाजमी तौर पर कीजिएगा। ये एक इत्तफाकन मेरे सामने ये बात आ गई और इनकी बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत और रिसर्च और कोशिश काफ़िश और उसकी अंडरस्टैंडिंग है। हम बहुत सारे काफ़ी दिनों से, मैं ज़ाती तौर पर और हमारे दोस्त ये सोच रहे हैं, इस वक्त MBBS के अंदर और BDS के अंदर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं जी, लड़कियां हैं। अच्छा, जैसे ही वो ग्रेजुएशन कर लेती हैं, पाकिस्तान के अंदर अस्पताल है ही नहीं जहाँ से उनको कोई जॉब मिल जाए। हुकूमत जॉब देने की बजाय जॉब लेस करती जा रही है डॉक्टर्स को, और उसके लिए और भी बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से लोगों ने, बच्चों ने इस तरफ आना ही छोड़ दिया। हाँ जी। अब आप पिछले साल के और इस साल के बच्चों का जो MCAT के एडमिशन में जाने वाले बच्चे थे उनका कंपैरिजन करें तो आपको एक ग्रॉस डिफरेंस मिलता है। 8-10 सालों में डॉक्टर्स को बेइज्जत करने में बहुत सारे इदारों ने, बहुत सारे लोगों ने भरपूर किरदार अदा किया। डॉक्टर, इसका थोड़ा सा वो सिक्के का दूसरा रुख भी है, ज़रा डिबेट थोड़ी दूसरी तरफ चली जाएगी। अब इसमें और जो पहला मैं बात करना चाह रहा हूँ जिस पर, अब उसका इफेक्ट ये हुआ है कि ग्रेजुएशन करने के बाद वो बच्चा काम करने पर रेडी नहीं है, काम करना चाहता है तो उसके लिए इंस्टीट्यूट नहीं है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का बच्चों को पता नहीं। हमें सिर्फ ये पता होता था कि MBBS करना है, फिर गवर्नमेंट जॉब आगे आएगी और आपने हेल्थ कमीशन के कंपटीशन के एग्जाम में जाना है और मेडिकल अफसर लग जाना है और आगे ग्रूम होते जाना है और आपने आगे चलते चले जाना है। अब तो प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, जहाँ पर एक डॉक्टर की तनख्वाह बहुत ही कम होती है, हत्ता कि स्टाफ नर्स से भी बाज़ औक़ात कम होती है, जिस पर वो उसको काम करना पड़ता है। अब मेरे जहन में ये बात आ रही है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर इन बच्चियों के लिए और इन डॉक्टर्स को भी कोई अपॉर्चुनिटी, कोई प्लेटफॉर्म मुहैया करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनके लिए रास्ते दे कि वो दुनिया में जाके, हमारे पास जो बच्चा हाउस जॉब के अंदर 60-65 हज़ार 70 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा होता है, जब वो बाहर रेजिडेंसी करने के लिए जाता है तो उसको 50,000 पर एनम डॉलर्स पे किए जाते हैं। अच्छा, उसके लिए फिर उसे प्लैब और USMLE जैसे एग्जाम भी पास करनी है, प्लैब पास करने बहुत सारे भी तो सर कंपटीशन है ना। इस कंपटीशन का यही मकसद है कि शिफ्ट आउट करके बच्चे वहाँ पर, बहरहाल ये डिबेट सर थोड़ी दूसरी तरफ निकल जाएगी। इसमें मैं जो मेरी ख्वाहिश थी वो ये है कि ये वुमेन प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर इस एस्पेक्ट को भी अपने अंदर शामिल कर ले, ताकि इन बच्चों को गाइड किया जा सके कि ये क्राइटेरिया है, ये मुल्क तुम्हारे लिए ऑप्शंस हैं, ये तुम्हें फैसिलिटीज़ मिल सकती है। और ये स्टाइप प्रोग्राम, वुमेन जो है, एक बच्ची है वो अपना एक क्लिनिक अपने घर के करीब खोलना चाह रही है, उसने छोटा सा कोई सेंटर बनाया है या कुछ किया है, उसकी ग्रूमिंग के लिए उसको हम क्या सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होती है इन बच्चों को, बजाय इसके कि पैसे चाहिए हों। तो इस किस्म के कोई प्रोग्राम, ये दोनों बातें मिला के अगर कोई काम हो जाए तो इट इज़ वन ऑफ द
प्रपोजल, ये इस प्रोग्राम के हवाले से मुझे लग रहा है आज की ये बड़ी अहम गुफ्तगू हो जाएगी। प्रोफेसर डॉक्टर एहसानुल्लाह का बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। आखिर में हमने एक पैगाम लेना होता है, वो आपका पैगाम आपने डायरेक्टली हमें दे दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपकी बात जो है वो अरबाब इख्तियार तक पहुंची होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो सर। सुहेरा तारिक, आपका भी बहुत शुक्रिया। तफसीलन आज हमने काफ़ी सारे मौज़ूआत पर डिस्कशन की। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से का जो वक्त हुआ है वो ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोग्राम का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ मज़ीद भी गेस्ट होंगे, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे ENT स्पेशलिस्ट और हम स्मोक के हवाले से जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। उन्हीं के साथ हमारे साथ सुहेरा तारिक भी मौजूद थी, जो हमें एजुकेशन सेक्टर के हवाले से जो मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं उसके बारे से आगाह कर रही थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोग्राम का पहला हिस्सा पसंद आया होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अवान, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इनसे हमने तफसीलन जो ये जो सनफ्लावर सीड्स आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुए हुए हैं, लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। ऐसा लगता है कि उसको एक दफ़ा खाया जाए, एक उसका दाना खाया जाए तो वो फिर हाथ उसका रुक ही नहीं पाता और वो लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो क्या इसके कोई मुज़र सेहत कोई वो तो नहीं है कि असर हो सेहत के ऊपर? दूसरा, कितना फ़ायदेमंद हो सकता है स्किन, हेयर, और इस हवाले से जो है हमने तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करनी है। दीगर भी डॉक्टर साहब जो है वो हमें कुछ नुस्खे देते रहते हैं, तो वो भी हम इनसे लेते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका नाम है। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं अशर हसन कामरान, जो कि टैक्स लॉ एक्सपर्ट हैं, इसी के साथ साथ एक पोइट हैं। ये एक बड़ा मज़ेदार सा एक कॉम्बिनेशन है। एक तरफ टैक्स लॉ बड़ा रूखा सा और उसके ऊपर पूरा दिन पढ़ते रहना, उसी के साथ साथ पोइट। और पोइट के बारे में तो ये कहा जाता है कि इसको सीखा नहीं जा सकता, आप बन नहीं सकते। अल्लाह ताला की तरफ से खुदा दादी सलाहियतें होती हैं तो आप पोइट होते हैं। तो इस हवाले से जो है वो तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि इन दोनों जो एक फ़नून लतीफ़ा और बड़ा क्रिएटिव साइड, और एक तरफ जो है वो बड़ा रूखा सा सब्जेक्ट, टैक्स लॉ का सब्जेक्ट। हमारे यहाँ तो वैसे ही टैक्स लोग देना भी नहीं चाहते और हमारे टैक्स नेट का तो वैसे ही मसला है। तो इस हवाले से भी तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करेंगे। अच्छा साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप सही हैं सर? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो सुबह बड़ी खूबसूरत हो गई, आपसे मुलाकात हो गई। और रोही टेलीविज़न के ये मैं हमेशा से ही बात किया करता हूँ कि हमारे जनूबी पंजाब में जिस कदर मौक़र और मोतबर हमारा ये TV चैनल है, ज़िंदगी के हर पहलू को ये डिस्कस करते हैं। और इसी हवाले से आपने ये बात भी कही है कि मैं हूँ तो बेसिकली बुनियादी तौर पर मैं एक टैक्स लॉयर हूँ, लेकिन साथ में मैं ये क्रिएटिव काम कैसे करता हूँ, अक्सर लोग ये मुझसे सवाल करते हैं। और आपकी ये बुनियादी सवाल मेरा आपसे यही था, मैं आगाज़ भी ज़रा आपसे करना चाह रहा था। तो इस सवाल का फिर तफसील हम जवाब दे दें कि किस तरह दोनों को जो है वो लेके चल रहे हैं, दोनों फील्ड्स को। असल में ये बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना शायद ज़िंदगी का पूरा आपका ढांचा जो है ना, जी कहाँ कहाँ आपने पहुँचना है, उसके लिए अल्लाह ताला ने शायद पहले ही प्लान किया हुआ होता है, जो मैं समझता हूँ। तो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहले सर्विस करता था, मैं इंस्पेक्टर रहा, फिर उसके बाद मैं ऑफिसर हुआ, फिर उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट छोड़ के तो वकालत शुरू कर ली। मैंने LLB कर लिया था तो मैंने वकालत शुरू कर ली। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने मुझे लिखने की सलाहियत अता कर दी। वैसे तो मेरा एक अदबी घराने से ताल्लुक़ है, मेरे वालिद साहब, मेरे ताया जान, नाना जान बहुत अच्छे शायर थे, वो मुझे विरासत भी मिली। तो लेकिन अल्लाह ताला ने ये देखा कि अब ये इसने वकालत शुरू करनी है। अब टैक्स का जो काम है ना, वो उसमें हर वक्त तो आपके पास क्लाइंट नहीं होते, दिन में 1 या 2 लोग आने होते हैं, फिर आपको उनका काम करना होता है, फिर फुर्सत होती है। उस फुर्सत को गुजारने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे लिखने की सलाहियत अता कर दी। और आपको ये खुशी होगी ये जानकर कि मेरा कोई पर्टिकुलर फील्ड नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उर्दू, सराइकी, पंजाबी, हरियाणवी ज़बानों में लिखता हूँ, मैं गज़ल लिखता हूँ, मैं नज़्म लिखता हूँ, मैं नाते पाक लिखता हूँ। और अब जो मेरी 6ठी किताब आ रही है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 6ठी किताब आ रही है, वो मनकबत की किताब है। मैंने करबला के जो 72 शुहदा हैं, उनकी अज़मत को, उनकी शान को बयान करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 72 मनकबतें लिखी हैं। और किंदील मवद्दत के नाम से मेरी ये किताब है, जो हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह मुझे मिल जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोही की लाइब्रेरी में भी वो रखवाऊँ जी। तो अल्लाह ताला ने मुझे वो वक्त गुजारने के लिए मुझे जो है ना ये सलाहियत अता की। अपनी जो आपकी शायरी है, मनकबत की जो आपकी किताब आ रही है, उसके अंदर से मैं चाहूँगा कि आप अगर कोई शेर हमें अता कर सकें। शेर नहीं तो फिर आगाज़ ही इसी बात से करते हैं। जी बिल्कुल। सलाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर लोगों ने मुख्तलिफ लिखे, मैंने भी कोशिश की कि सलाम जन्नत फिरदौस के मकीन सलाम, सलाम जन्नत फिरदौस के मकीन सलाम,
सलाम सैयद गुलमान से हसीन सलाम, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। आका दो जान ने फरमाया था ना, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, प्यारे नाना के फरमान के अमीन सलाम, प्यारे नाना के फरमान के अमीन सलाम, और सलाम वारिस है हुस्नो जमाल सरवर दी, सलाम वारिस है हुस्नो जमाल सरवर दी, सलाम हैदरो ज़हरा के महजबीन सलाम, और खुदा की राह में गर्दन कटा के सजदे में, खुदा की राह में गर्दन कटा के सजदे में बचाने वाले खुदा लम यजल का दीन सलाम, और चलाई बाद मुखालिफ यजीदियत ने बहुत, चलाई बाद मुखालिफ यजीदियत ने बहुत, मिटा ना पाए तेरा नाम खुशाचीन सलाम, मिटा ना पाए तेरा नाम खुशाचीन सलाम, और उरूज मजहब इस्लाम को मिला तुझसे, उरूज मजहब इस्लाम को मिला तुझसे, ये बात मानते हैं सब मुखालिफीन सलाम, सुभान अल्लाह, ये बात मानते हैं सब मुखालिफीन सलाम, और मुनाफिकत न बखीली न मसलहत कोशी, मुनाफिकत न बखीली न मसलहत कोशी, तलाश तुझ में न कर पाए नाकदीन सलाम, सुभान अल्लाह, तलाश तुझ में न कर पाए नाकदीन सलाम, और तुम्हारे नक्शे कफे पा है नुसरतों की नवीद, तुम्हारे नक्शे कफे पा हैं नुसरतों की नवीद, लहू में डूबे अज़ादारों के यकीन सलाम, सलाम जन्नत फिरदौस के मकीन सलाम, सलाम सैयद गुलमान से हसीन सलाम। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी उसी जो मनकबत की मेरी जो किताब आ रही है, हफ्ते के रोज़ इंशाल्लाह मुझे मिल जाएगी, तो वो मेरी छठी किताब है। इससे पहले मेरी जो 5 किताबें हैं उनमें गज़ल है, नज़्म है, एक पंजाबी की पर्टिकुलरली किताब है, और उसमें मेरी मज़ाहिया शायरी को भी लोग पसंद करते हैं, और दीगर भी, और ख़ास तौर पर ना मैंने ना रिश्तों के ऊपर जो चीज़ें लिखी हैं उनको लोग बहुत पसंद करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि बेटी एक ऐसा प्यारा रिश्ता है कि सबकी बेटियां सांझी होती हैं, मुझे तो हर बेटी अपनी बेटी लगती है, तो उसके ऊपर मेरी जो नज़्म है धी रानी उसका नाम है, लोग आप यकीन कीजिए सुन के रो पड़ते हैं। अभी जुमे वाले दिन मेल्सी में एक बहुत बड़ा मुशायरा था, पाकिस्तान लेवल के शोरा के नाम वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे फरमाइश करके मुझसे ये कहा गया कि ये धी रानी सुनाएं। हम भी गुजारिश करेंगे कि हमें भी ज़रा अता कीजिएगा वो। सर आप यकीन कीजिए बंदा परेशान हो जाता है कि धी रानी वो क्या कहती है कि खबरें कित्थे बह के रब्बा लिखे तू साडे लेख, खबरें कित्थे बह के रब्बा लिखे तू साडे लेख, वेला होके एक बारी तू साडे वाल भी वेख, खबरें कित्थे बह के रब्बा लिखे तू साडे लेख, वेला होके एक बारी तू साडे वाल भी वेख, बाबल दे घर जमदियां सुनिया आ गई भैन परौणी, बाबल दे घर जमदियां सुनिया आ गई भैन परौणी, पुत्तरां वांगू लाड़ ना लड्डे किसे ना आख्या सोहणी, अमड़ी शाम सवेरे घर दे काम सिखांदी रह गई, अमड़ी शाम सवेरे घर दे काम सिखांदी रह गई, सौहरियां दा नां लै लै के दिन रात डरांदी रह गई, ते वीर भरावां गैरत हत्थों सब तो घुंड कराया, वीर भरावां गैरत हत्थों सब तो घुंड कराया, जग दियां मैलियां नज़रां कोलों मैनू आप बचाया, एक परदेसी पंछी वांगू बाबल दे घर रहियां, एक परदेसी पंछी वांगू बाबल दे घर रहियां, एक अनजान शहजादे वाणियां रावां तकदी रहियां, ते वोटी बन के उस शहजादे दे मैं जद घर आई, वोटी बन के उस शहजादे दे मैं जद घर आई, पैर दी जुत्ती समझिया उन्हें प्यार दी नज़र ना पाई, वोटी बन के उस शहजादे दे मैं जद घर आई, पैर दी जुत्ती समझिया उन्हें प्यार दी नज़र ना पाई, सस सौहरा ते देर नड़ाना समझिया एक नुकरानी, सस सौहरा ते देर नड़ाना समझिया एक नुकरानी, मेरियां सिफतां मेरियां सदरां दी कोई कदर ना जानी, जिस घर दी मैं आस ते अड्डियां चुक चुक टाइम लंघाया, जिस घर दी मैं आस ते अड्डियां चुक चुक टाइम लंघाया, वही मेरा अपना कोई नहीं मैथों रिहा पराया, ते सोचनिया मैं सोहणिया रब्बा दुनिया ते क्यों आई, सोचनिया मैं सोहणिया रब्बा दुनिया ते क्यों आई, मेरा ते कोई घर नहीं
तेरी वास्ती रवे खुदाई, अल्लाह खबरे किथे बह के रब्बा लिखे तू साडे लेख, वेला हो के एक बारी तू साडे वाल भी वेख। माहौल जो है वो थोड़ा सा जी हाँ, वो बेटी बेटी रिश्ता ऐसा है ऐसा है वाकई। अब पर्टिकुलरली आप तो अभी छोटे हैं, यंग हैं, बेटी ऐसा रिश्ता है कि यानी जो मैं ये समझता हूँ एक बाप की ऐसे से मैं समझता हूँ जो सबसे प्यारा रिश्ता बेटी का होता है और वही बेगाना है। देखो कैसी बात है, पिछले दिनों फेसबुक के ऊपर ना एक किसी ने लिखा, बड़ी खूबसूरत, मुझे वो जुमला बड़ा अच्छा लगा जी। उसने लिखा बेटियां अगर घर में शोर कर रही हो तो उन्हें करने दिया करें, क्योंकि आगे जाके पता नहीं उनको मौका मिलना है कि नहीं, क्या माहौल मिलना है कि नहीं। तो ये इस हवाले से ना हमारी मुआशरती जो कदरें हैं वो वक्त के साथ साथ आप देखें कमज़ोर होती जा रही हैं। बिल्कुल। एक ज़माना था जब रिश्तों का एहतराम था, और आज तो बाप के लिए भी मतलब उसके लिए भी मुझे नज़्म लिखनी पड़ी है, वो मैं वक्त अगर आप देंगे तो वो आप सुनाऊंगा मैं। देखिए कि बाप के साथ भी हम लोगों का क्या अता कीजिएगा जी, अब आपके लिए भी अभी कर दूं जी, अभी करते हैं आप। कि एक प्यो दा शिकवा पुत्र नाल कि तू जो मंगिया तेनू दे छड़िया, तू जो मंगिया तेनू दे छड़िया, आई बुलियां ते कदी ना कोई नहीं, तेरे 10 मरले दे घर दे विच साडी 2 मंजियां वाली थां कोई नहीं। तू जो मंगिया तेनू दे छड़िया, आई बुलियां ते कदी ना कोई नहीं, तेरे 10 मरले दे घर दे विच साडी 2 मंजियां वाली थां कोई नहीं। कदी याद ते कर तन मोढे बा के मेले असी विखाए सन, कदी याद ते कर तन मोढे बा के मेले असी विखाए सन, असी भुखे रह के चन पुत्रा तेनू गरम जलेब खुआए सन। अफसोस ते ऐसे गल दा है तेनू साडियां कुछ कदरां कोई नहीं, तेरे 10 मरले दे घर दे विच साडी 2 मंजियां वाली थां कोई नहीं। और तेनू कुछड़ चुक के दिन राती ये अपना दुध पिलांदी रही, तेनू कुछड़ चुक के दिन राती ये अपना दुध पिलांदी रही, सिर चुन्नी बन के दर्दां विच ये तेरे लाड लडांदी रही। वो तेनू होर ते सब कुछ दिसदा है पर दिसदी अपनी मां कोई नहीं, तेरे 10 मरले दे घर दे विच साडी 2 मंजियां वाली थां कोई नहीं। असीं 2-2 कीतियां नौकरियां पर तेरियां सब फीसां भरियां, असीं 2-2 कीतियां नौकरियां पर तेरियां सब फीसां भरियां, असीं तेरे ठंडे कमरे लई सिर अपने ते धुप्पां जरियां, असीं सब कुछ तैथों वार दिता, असीं सब कुछ तैथों वार दिता पर फिर भी साडा ना कोई नहीं, तेरे 10 मरले दे घर दे विच साडी 2 मंजियां वाली थां कोई। और आखिरी बंद है जी कि असीं सोल जवानी रोल छड्डी, असीं सोल जवानी रोल छड्डी, कदी जाम आराम दा पीता नहीं, ਉਹ ਅੱਜ ਆਖਣਾ ਹੈ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲ ਛੱਡੀ, ਕਦੀ ਜਾਮ ਆਰਾਮ ਦਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਆਖਣਾ ਹੈ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਲਾ ਨਿਤ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ ਤੂੰ, ਇਹ ਛਾਂ ਹਮੇਸ਼ ਦੀ ਛਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ 10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 2 ਮੰजियां नहीं थां कोई। नाज़रीन, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है सर से, हम जो है वो उनकी नज़म गज़लें और अशार जो हैं वो कोशिश करते हैं कि सुनते रहें, लेकिन बहरहाल हमारी मजबूरी है कि हमने एक ब्रेक पे जाना होता है, तो ब्रेक के बाद हम हाज़िर होंगे और मज़ीद भी इसी तरह की गुफ्तगू करेंगे। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम अशर साहब से हमने काफ़ी जो है उनको गुजारिश की कि अपने अशार जो हैं वो हमारी नज़र करें। उम्मीद करते हैं कि आपको भी वो पसंद आए होंगे। मैं ज़रा थोड़ा सा गमगीन हो चुका हूँ इस वक्त, थोड़ा सा माहौल इस तरह का हो गया, लेकिन बहरहाल हमारे साथ डॉक्टर ज़िया साहब मौजूद हैं, ज़ियाउद्दीन साहब मौजूद हैं। हमने उनसे जो सनफ्लावर सीड्स हैं उसके हवाले से गुफ्तगू करनी है कि उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाए। क्या कहा जाता है कि ड्राई फ्रूट्स का थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर आपके लिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग बैड, आपके लिए मुज़र सेहत साबित हो सकते हैं। तो इस हवाले से तफसील में गुफ्तगू करेंगे। ज़िया साहब, ये जो आजकल सूरजमुखी के जो बीज आए हुए हैं इसके बारे में ज़रा बताइएगा, पहले ज़रा इसकी अफादियत बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात यह है कि ये जो सनफ्लावर सीड्स हैं, सूरजमुखी के बीज, इनकी अफादियत इंतहा की है, इसलिए कि इनके अंदर हर किस्म के विटामिन्स भी मौजूद हैं, मिनरल्स भी मौजूद हैं, मादनियात भी मौजूद हैं। विटामिन ई,
विटामिन बी, विटामिन B6, थायमिन, रिबोफ्लेविन, इसके साथ क्यूप्रम मेटालिकम, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, ये चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। इंतहाई एंटीऑक्सीडेंट हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, नॉर्मल रखते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को जो है ये साफ़ कर देते हैं, दिल के अमराज के लिए इंतहाई अच्छे हैं। लेकिन जैसे आपने पहले बात की कि इनको खाना कितना चाहिए, जी। हमारे यहाँ अक्सर जो है ओवरडोज ले ली जाती है। इसको खाने के लिए 15 से 30 ग्राम एवरेज डेली खाना चाहिए, बस बस। हमारे यहाँ तो आजकल वो 2-2 और बस। हाँ। बस और बस ऐसे ही है, हमारे तो मूंगफली समझ के खाते हैं हम तो जी वो हमारे ऑफिस में ही हाँ, हाँ शुरू रहते तो हैं। वो जब आप शुरू रहते हैं और पता ही नहीं चलता कि आपने उसकी कितनी डोज ले ली है, तो वो फिर आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान देना शुरू कर देते हैं। अगर आप 15 ग्राम से 30 ग्राम तक सुबह नाश्ते के टाइम या दोपहर के खाने के टाइम लेते हैं और वो अपने ग़िज़ा के साथ मिला के लेते हैं, ऐसे नहीं जैसे हम खा रहे होते हैं, इसका तरीका ये भी नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें अगर लेंगे तो एक तो ये आपको ओवरवेट नहीं होने देंगे, दूसरा आपकी आई साइड को वीक नहीं होने देंगे, तीसरा आपके जिस्म के अंदर जहाँ भी सोजिश है, वो दिमाग में है, वो दिल की झिल्लियों पे है, वो किडनीज में है, जहाँ भी है उनको वो वॉश कर देंगे, साफ कर देंगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं ये। ओके। जब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे वर्क करते हैं तो ये पूरे के पूरे बॉडी की इन्फ्लेमेशन को जो है वो तहलील करते हैं, साफ करते हैं, ठीक करते हैं। और दिल के अक्सर अमराज। सर मैं ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी ज़रा डालिएगा। आपने ब्रेकफास्ट के टाइम पे बात की, जी। क्या इसको दिन के किसी भी टाइम पे खाया जा सकता है? और ब्रेकफास्ट में अगर जैसे कुछ देखिए- लोग, मैं ज़रा दूध पीता हूँ जी। सुबह के टाइम पे, तो अगर वो दूध के साथ पी लिया जाए तो ठीक है? हाँ, अगर आप इसको ग्राइंड करके दूध में मिला जी। के 15 से 30 ग्राम के करीब जो है पी लेते हैं तो वो आपके लिए इंतहाई बेहतर जो है, ओके। और आपके वेट को नहीं बढ़ने देगी। अगर एक्सेसिव खाते हैं तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाए। दूसरी बात यह है कि अगर आप सनफ्लावर फीड, वो लोग जो किडनी पेशेंट हैं, जिनका क्रेटिनिन यूरिया बढ़ा हुआ है, जो किडनी फेलुअर की तरफ गए हुए हैं, उनको कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो नहीं खाने चाहिए। उनमें सनफ्लावर सीड भी हैं, उसमें मूंगफली भी है, उसमें बादाम भी हैं। ये ऐसे लोगों को नहीं खाने चाहिए क्योंकि ये क्रेटिनिन को और यूरिया को बढ़ाते हैं और GFR को कम करते हैं। तो इसलिए इनको जो है किडनी पेशेंट ना इस्तेमाल करें, आम लोग जो है वो ज़रूर करें। और जिनकी आई साइड वीक है वो अगर इसको यूज़ करेंगे तो उनके एक अरसे तक, इनके 2 या 3 माह करने के बाद उनके नंबर कम होना शुरू हो जाएंगे, उनकी ऐनक जो है वो चेंज करवानी पड़ेगी। इसी तरह अगर आपकी याददाश्त जो है वो कम होना शुरू हो गई है और आपके इन्फ्लेमेशन जो है वो आपके दिमाग की तरफ है, तो इनके इस्तेमाल से वो इन्फ्लेमेशन कम होती है, आपकी याददाश्त बेहतर होती है। अल्जाइमर वाले पेशेंट जो बड़ी एज के हो जाते हैं, भूलना शुरू हो जाते हैं, असल में वो यही होती है कि उनके अंदर जो है दिमागी तौर पर सोजिश होती है, जिसकी वजह से उनका माइंड सिस्टम सही वर्क नहीं कर रहा होता। जब वो सही वर्क नहीं कर रहा होता है तो उसमें उन्हें भूलने की आदत हो जाती है, बहुत सी चीज़ें भूल जाती हैं। ऐसे लोगों को अगर ये सुबह नाश्ते में दी जाए और या आप दोपहर में जो है उन्हें दें, लेकिन मिकदार फिर वही है कि 15 से 30 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेनी। अगर ये लेंगे तो वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे आप बता रहे थे कि इसको एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा आपने नहीं लेना, अगर जैसे अब हमारी रूटीन है तो इसके क्या इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं? नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकते हैं कि ये आपका वज़न भी बढ़ाएंगे, ये आपकी हड्डियों पे असरअंदाज होंगे,
अच्छा। जहाँ ये हड्डियों को मजबूत करते हैं क्यूप्रम की वजह से, मैग्नीशियम की वजह से, सेलेनियम की वजह से, वहाँ जब एक्सेसिव ले लेते हैं, एक्सेसिव कोई भी चीज़ ले लें तो वो बजाय फ़ायदे के नुकसान देती है। जहाँ ये आपको ऑस्टियोपोरोसिस से रोकते हैं, हड्डियों के दर्द से रोकते हैं, वहाँ पर आपको वो हड्डियों के दर्द और वो शुरू हो जाएगा। आपके किडनी के अफ़ाल जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे, वो सही वर्क नहीं कर सकेंगे। इस तरह आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है, उसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इसकी वजह से, अच्छा, एक्सेसिव लेने से। सर ये बताइएगा कि ये बेसिकली जो हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, ये बेसिकली फैट्स हैं, कार्ब्स हैं, इसमें फैट भी है, ओके, प्रोटीन भी है और बाकी चीज़ें भी हैं। लेकिन इसके अंदर जो फैट और प्रोटीन है वो आपके जो जिस्म के अंदर प्रोटीन्स है उसको डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि उसको नॉर्मलाइज करती है। जो आपके जब आप हार्ट की तरफ जाते हैं तो अक्सर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, तो जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, एलडीएल बढ़ जाता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो उसको डिज़ोल्व करके निकाल देती है। अच्छा, क्योंकि प्रोटीन का कहा जाता है ना कि वो पूरे 9 अमाइनो एसिड उसके कंप्लीट होने चाहिए, तो फिर वो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाता है। ये मुकम्मल तौर पे जो है इसमें अमाइनो एसिड भी मुकम्मल होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स भी है, और ये सारा कुछ नॉर्मलाइज करता है। ये आपके फैट्स को उस तरह से नहीं बढ़ाता, कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता, बल्कि कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखता है। ओके। सर ये बताइएगा कि जैसे हम बात करें कि इसके बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं और जो है वो इसकी अफादत भी बहुत ज़्यादा है, किस एज के लोग जो हैं वो इसको ज़्यादा इस्तेमाल करें, या डोजेज हर एज के लिए? 40 से नीचे जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, 40 से ऊपर जो है इसकी डोज जो है वो अपनी 15 ग्राम से ज़्यादा ना लें। ठीक है। अच्छा, और इसका हम जैसे आपने लास्ट प्रोग्राम में भी हमने कुछ ग्लो के हवाले से, स्किन के ग्लो के हवाले से और हेयर के हवाले से बता, इसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन सारी की चीज़ों पे पड़ता है? देखें जी, बात ये है कि जिस भी के अंदर प्रोटीन होगी, फैट होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे, जिसके अंदर विटामिन ई होगी, जिसके अंदर विटामिन बी, B12 और के होगा, जिसके अंदर क्यूप्रम होगा, मैग्नीशियम होगा, वो ना सिर्फ आपकी स्किन को हेल्दी रखता है बल्कि आपके बालों को भी हेल्दी रखता है। के बालों को भी हेल्दी रखता है और आपकी खुश्की को दूर करता है। ओके। नाज़रीन, हम डॉक्टर साहब से बड़ी जो है वो टेक्निकलिटीज़ के साथ साथ बड़े आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें कि ये जो सनफ्लावर सीड्स हैं वो हमारे लिए किस तरह जो है वो बेहतर हो सकते हैं और किस डोजेज में हमने खाना है। मज़ीद भी हम जो है वो इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम ज़िया साहब से, डॉक्टर ज़िया साहब से हम जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे सनफ्लावर सीड्स के हवाले से। मज़ीद भी इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अशर साहब से मैं ज़रा लॉ के हवाले से ज़रा जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे मसला इस वक्त टैक्स नेट का भी बहुत बड़ा मसला है। लोग जो हैं वो उस तरह टैक्स नेट में आना नहीं चाह रहे। उसकी क्या वजूहात हैं? क्या लोग जो है वो बहुत इसको कम्बरसम समझते हैं, मुश्किल समझते हैं? लेकिन अब तो ई-फाइलिंग का सिस्टम भी लॉन्च कर दिया गया, तो इस सारे मामले पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। अशर साहब, हमने ज़रा आपकी दूसरी क्रिएटिव साइड से जो है वो हमने आपसे अशार सुना है, जो अब हमने वो तो ज़रूरी है, प्रोफेशनल साइड पर हमने ज़रा आना है। अब ज़रा समझाइएगा कि लोग अभी भी क्यों टैक्स नेट का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे? क्या डर लगता है? वो समझते हैं कि ज़रा हम एक दफ़ा टैक्स नेट में आ गए तो सैलरीड क्लास का जिस तरह खून निचोड़ा जाता है उसी तरह खून निचोड़ा जाएगा, बाद में हमारे पर ही ज़्यादा बर्डन डाला जाएगा। वजूहात क्या हैं? देखिए तिहामा, सबसे पहले ना इसके बेसिस को समझने की कुछ ज़रूरत है। हम एक इस्लामी मुमलकत हैं और हमारे यहाँ बहुत से लोगों का अब भी ये ख्याल है कि जब हम ज़कात देते हैं, उश्र देते हैं, तो फिर उसके बाद ये टैक्सेशन क्या है। देखिए, पाकिस्तान में 53 टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर बीइंग पेड बाय द पाकिस्तानी, जो कि 35 मुख्तलिफ महकमे जो वसूल करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट के महकमे अलग हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अलग हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अलग हैं, कॉरपोरेशन वगैरह अलग हैं। ये लोग टैक्स इकट्ठा करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़कात इनफरादी तौर पर देना भी पसंद करते हैं कि अपने ख़ानदान के लोगों को, अपने हमसायों को, अपने जानने वालों को दे दिया। अब एक मुल्क को चलाने के लिए आपको पता फाइनेंस की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। इसकी सरहदें हैं, उनकी हिफाजत के लिए हमारी फ़ौजें जो अपनी जानों के नजराने पेश करके हमारे मुल्क की हिफाजत करती हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत करती हैं। उसमें हमारी आर्मी है, हमारी बहरिया है, हमारी एयरफोर्स है।
फिर उसके बाद आप लोकल सतह पर जब आप आ जाते हैं, अंदरूनी सतह के ऊपर जब आप आते हैं। सर माज़रत ख़ां मैं इसका तफसीलन जो है वो आपसे जवाब लूँगा। नाज़रीन, हमारी एक सीनियर रिपोर्टर हैं रोही टीवी की, अलिशबा आसिफ, आज जो है वो उनकी बर्थडे है, तो हमने उनको ज़रा विश करना है। हैप्पी बर्थडे टू यू अलिशबा, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जी। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स द डे। सर हम तो बड़ा टेक्निकल एक चीज़ पे गुफ्तगू करे थे, मैं चाहूँगा वहीं से ज़रा बात को मैं अभी पहले शामिल हो जाऊँ। हैप्पी जी। बर्थडे टू यू बोथ। आप लोगों को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत, डॉक्टर ज़िया साहब की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि बैरूनी सरहदों के ऊपर तो हमारी अफवाज पाकिस्तान मौजूद होती है जो अपने जानों के नजराने पेश करके वतन की हिफाजत करती हैं। अंदरूनी तौर के ऊपर आप देखिए, यहाँ पे पुलिस फोर्स है, हमारे पे रेंजर्स हैं, हमारे दीगर फोर्सेस हैं जो दिन रात एक करके, आप लोगों ने देखा होगा सड़कों के ऊपर, चौकों के ऊपर पुलिस जो पर्टिकुलरली ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं जी, पूरा पूरा दिन खड़े हैं सर, पूरा दिन खड़े हैं। ना उनको कोई पानी पीने के लिए कोई कह रहा है, ना उनके खाने का पता है किस वक्त इन्होंने खाना है, और इस तरह से वो जांफिशानी के साथ ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं। समटाइम्स आप यकीन कीजिए, मैं जब अपने वहाँ से गुजर रहा होता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि ट्रैफिक फंस गई है, वावडा टाउन के पास मेरा घर है, तो मैं जाते हुए पर्टिकुलरली ना वो जो उस वक्त कांस्टेबल वहाँ पे खड़े होते हैं जो कंट्रोल कर रहे होते हैं, मैं तालियां लगाकर उनको अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी तनख्वाहें, उनकी मराद, दीगर सारे सिलसिले हैं। फिर इसी तरह से हमारे जो पब्लिक सेक्टर है, बेशुमार लोग अपॉइंट करने पड़ते हैं आपको, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, जो मुल्क के इंतज़ाम इसका नज़्म व नस्क चलाते हैं, उनकी तनख्वाहें, उनकी मराहत होती हैं। इसके लिए पैसा तो चाहिए है ना जी। अब वो ज़कात यकीनी तौर के ऊपर बैंकों से भी काट ली जाती है, लेकिन वो इतनी नहीं होती कि ये तमाम मामलात को संभाला चलाया जा सके। इसके लिए भी टैक्सेशन की तरफ हमें आना पड़ता है। अच्छा, उसमें फिर ये है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार टैक्स पता नहीं कितना मुश्किल है, क्या कर देंगे। ऐसा नहीं है। सन 2001 का जो ऑर्डिनेंस है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसके मुताबिक यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम है, जिसके तहत तिहामा साहब ये है कि विच एवर यू डिक्लेयर विल बी एक्सेप्टेड एज डिक्लेयर्ड। जो आपने डिक्लेयर कर दिया एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ता वक्त है कि डिपार्टमेंट के पास कोई इन्फॉर्मेशन ना आ जाए या आपका केस किसी स्कीम के तहत ऑडिट के लिए सिलेक्ट ना हो जाए सेक्शन 177 के तहत। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 6 लाख रुपया सालाना की तो बेसिक एग्जाम्पशन है, सैलरीड क्लास को भी, बिजनेस क्लास को भी। 6 लाख रुपए तक अगर आपकी आमदनी है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद टैक्सेशन शुरू होती है, फिर उसके मुख्तलिफ स्लैब्स होते हैं। तो अब पाकिस्तान जो है हमारा वतन अजीज़, जो रजिस्टर्ड हमारे पास जो हमें तादाद जिसका हमें पता चलता है वो 24 करोड़ है। अब थोड़े से मैं स्टेटिस्टिक्स लेकर आया हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ। 2025 के हिसाब से जो है ना हमारा जो टैक्स ईयर 2025 गुजरा है, इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि टैक्स पीरियड क्या होता है जी। 1 जुलाई से 30 जून हमारा टैक्स पीरियड होता है। ये पूरे साल की आमदनी को आपने कैलकुलेट करना, उसके फिर आगे तरीक़ेकार होते हैं, उनके मुताबिक आपने फिर उसमें से भी 6 लाख रुपए के एग्जाम्पशन के बाद आपने टैक्स देना होता है। तो इसके लिए 1 जुलाई से 30 जून तक का पीरियड है। फिर उसके लिए 90 डेज दिए जाते हैं। 30 सितंबर तक आपने अपने सालाना गोशवारे दाखिल करने होते हैं, जो कि यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत आप दाखिल करते हैं, एक्सेप्ट हो जाते हैं। उसके लिए पहले डेट थी इस साल 30 सितंबर 2025 लास्ट डेट थी, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया गया कि 15 अक्टूबर 2025 हो गई, फिर उसको फर्दर एक्सटेंड किया गया 31 अक्टूबर 2025। अच्छा, फिर उसके बाद फिर भी लोगों ने कहा कि जी हमने गोशवारे हमने दाखिल करने हैं, तो मैनुअल रिटर्न्स दाखिल करने के लिए, वो तो कंप्यूटराइज्ड है ना, ऑनलाइन जानी है, मैनुअल रिटर्न्स दाखिल करने के लिए उसकी भी तारीख इन्होंने बढ़ा दी है 30/11/2025 तक।
इसी तरह से जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, लिमिटेड कंपनीज जो हमारा वो सेक्टर है, 31 दिसंबर 2025 उसकी लास्ट डेट है। अब हम ये देखते हैं कि 24 करोड़ लोगों में से 7.2 मिलियन लोग हैं तकरीबन जो कि फाइलर हैं। ओके। उसमें से आप ये देखिए जो रिटर्न रिसीव्ड हुई हैं इस पीरियड के अंदर 5.9 मिलियन रिटर्न्स हमें 31/10/2025 7.2 में से भी 5.9 मिलियन ने किया। ये इन लोगों ने सर्व किया, सब बाकियों ने नहीं किया। उसमें से 5.8 मिलियन जो हैं वो इंडिविजुअल्स हैं, इनफरादी हो गए, उसमें सैलरीड क्लास भी आ गई, बाकी भी सब लोग आ गए। और 1,04,269 जो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिनको हम रजिस्टर्ड फर्म्स कहते हैं वो हो गई, और 87,900 लिमिटेड कंपनीज हैं। तो इन लोगों ने गोशवारे दिए। अब सबसे जो इसका डार्क पहलू है, जो मुझे अफसोस होता है देखकर, कि 43% जो हैं वो लोग ज़ीरो इनकम डिक्लेयर करते हैं सिर्फ फाइलर बनने के लिए। ज़ीरो इनकम तो कोई बात ना हुई ना। बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। मैं जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर था, तो ऑफिसर था, तो हम लोग यही पूछा करते थे कि भाई आपकी इनकम तो ज़ीरो है, तो घर कैसे चल रहा है? बिजली का बिल है, बच्चों की तालीम है, बीमारी शुमारी है, शादी ब्याह है, कपड़ा लीड़ा लत्ता सब कुछ है, ये कहाँ से हो रहा है पूरा? तो पर्टिकुलरली मैं आप सब अहबाब से ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप गोशवारा दाखिल करें उसके लिए कोशिश करें कि कोई ख़ास हालात अगर ना हुए हों तो कभी भी गोशवारा ज़ीरो का नहीं देना चाहिए। यार 6 लाख रुपए की तो साहब एग्जाम्पशन है, एटलीस्ट आप उसको तो अवेल करें ना। आप किसी भी प्रोफेशनल जो प्रॉपरली प्रोफेशनल एडवोकेट है, जो लॉयर है, टैक्स एडवाइज़र है, उससे आप गोशवारा अपना बनवाइए। चलते फिरते लोगों से गोशवारे मत बनाइए। अच्छा, ये चलते फिरते लोगों से गोशवारे ना बनवाइए। अगर लोग तो खुद अब फाइल करते हैं, लोगों को लगता है कि हम लोग खुद जो है वो लैपटॉप पे बैठेंगे और फाइलिंग शुरू कर देंगे। नहीं, ये भी गलत है। इसके लिए भी मैं एडवाइस नहीं करूंगा, इसलिए कि मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर काम हर शख्स को नहीं सिखाया। क्यों डॉक्टर साहब? हर काम के लिए अलग अलग अल्लाह ताला ने लोग बनाए हैं। गोशवारे में इतनी टेक्निकलिटीज होती हैं कि उसको फिल करना हर बंदे का काम नहीं। मेरा भी इस महकमे से कुछ ताल्लुक रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अशरफ साहब जानते हैं, तो वो टेक्निकलिटीज जो है आम आदमी पूरी नहीं कर जनाब अशर साहब फिर फीस भी बहुत ज्यादा लेते हैं करने के लिए। आप देखिए 6,000 रुपया हम इंडिविजुअल केस की लेते हैं। 6,000 रुपये को आप 365 के ऊपर तकसीम कर दीजिए, क्या बचता है पीछे? 4-5 रुपये डेली के बनते होंगे, ठीक है ना? ये भी कोई इतना नहीं है। अच्छा, फिर उसमें यह है कि स्पेशली इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास गोशवारा आ जाने के बाद सेक्शन 122 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक पूरे 6 साल होते हैं उसका ऑडिट करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, वो किसी भी वक्त उसको रीओपन कर लेते हैं। आपकी कोई भी गलती पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर आपका फिर क्या सजाएं दी जा सकती हैं अगर कोई गलत फाइलिंग हुई है? तो गलत फाइलिंग हुई है, एक तो हैवी टैक्सेशन होगी, फिर डिपार्टमेंट की मर्जी से होगा, यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम नहीं होगी। ओके, कि फिर डिपार्टमेंट आपकी केस हिस्ट्री को देखकर, आपके मौजूदा हालात को देखकर, वो डिप्टी कमिश्नर जो है हमारे, वो उसकी असेसमेंट करेंगे। फिर उसके ऊपर पेनल्टीज भी होती हैं, वो भी सारा होती हैं। फिर आजकल जो ख़ास तौर के ऊपर जो मैं बात करना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी की सेल परचेज के लिए ये जो है ना बहुत अहम ये इशू है कि लोग फाइलर होने के लिए ना किसी के भी पास चले जाते हैं कि आप हमारा हमें फाइलर बना दें। अब फाइलर तिहामा साहब ये है कि आपने गोशवारा दाखिल करना है, खा आपने नील का दे दिया यार, आपने लॉस का दे दिया, तब भी आप फाइलर हो जाते हैं जी, ठीक है। लेकिन उसमें ख़ास तौर के ऊपर ख़ातिन औज़ात आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि फ़र्ज़ कर लेते हैं आप एक प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं 2 करोड़ रुपए की, अब उसका आपने 236 के सेक्शन जो है उसके मुताबिक आपने टैक्स पे करना है। वो टैक्स फाइलर के में आने के लिए आप क्या करते हैं कि किसी से भी कह देते हैं कि जी आप इसका हमारा गोशवारा दाखिल कर दें, वो नील का गोशवारा दाखिल कर देता है या थोड़ी सी इनकम का दिखा देता है। अब डिपार्टमेंट के पास पूरे 6 साल हैं, अब जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन एफबीआर के पास पहुंच जाती है और ये बड़ा जो है वो टेक्निकल एस्पेक्ट है कि जिसका काम उसी को साझे, उसकी जो है वो रहनुमाई लेने की ज़रूरत है। नाज़रीन इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम जो टैक्स सिस्टम की जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो समझने की कोशिश कर रहे थे। अशर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे हमारी जो है वो गुफ्तगू हो रही थी कि अगर खुदा न खास्ता आप गलत जो है वो फाइलिंग कर देते हैं उसके फिर क्या जो है वो रेपरकशंस आपको फेल करने पड़ सकते हैं। जिससे साहब मैं चाहूँगा वहीं से आप अपनी बात को जो है वो कंक्लूड करें, जो हम टैक्स फाइलिंग के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। जी हाँ, वो मैं यही बात बता रहा था कि जिस वक्त इंसान की प्रॉपर्टी परचेज कर रहा होता है तो वो बड़ा जज्बाती होता है, एक्साइटेड होता है, वो इन चीज़ों को देखता ही नहीं, वो कहता है यार जल्दी से प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। जो सेल कर रहा होता है वो किसी प्रॉब्लम में होता है, उसको भी पैसे चाहिए होते हैं, वो भी इन चीज़ों की तरफ नहीं जाता, उसका फ़ायदा उठाता है मिडल मैन। वो फ़ायदा उठाता है कैपिटल गेन का कह के, ये जी कैपिटल गेन टैक्स। अब कैपिटल गेन टैक्स का रेट है 15%, जबकि ये जो एडवांस टैक्स है इसका रेट है 3.5% या 4.5%, जब नॉन लेट फाइलर है मतलब 15 तक नहीं जाता, उनसे वो पैसे वसूल कर लिए जाते हैं और फिर उनका नील का गोशवारा दे के उनको फ़ायदा बना दिया, उसने प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली। अब डिपार्टमेंट के पास पूरे 6 साल हैं, वो किसी भी वक्त डिपार्टमेंट को जैसे ही पता चलता है कि इन्होंने ये 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो वो आपको नोटिस देते हैं कि सबसे पहले तो ये इसका सोर्स ऑफ इनकम बताइए, आपने ये 2 करोड़ रुपया लिया कहाँ से। उस वक्त भी टैक्स पेयर को समझ नहीं आती कि अब क्या करें, उसको याद भी नहीं होता मैंने ये किससे बनवाया था, वो अगर पहुंच भी जाता है उस तक तो उसको कुछ पता ही नहीं है किसी को। इसलिए मैं ये कहूँगा, मेरी आखिरी जुमला मैं ये कहूँगा कि जब भी गोशवारा बनवाएं आप किसी प्रोफेशनल आदमी से बनवाएं, उसके लिए 2, 4, 10 हज़ार रुपये की आप परवाह मत करें, वो इन दी लॉन्ग रन आपको उसका फ़ायदा होगा। सर इस सवाल का जब मैं पूछने जा रहा हूँ ज़रा ब्रीफली जवाब दीजिएगा। हमारे यहाँ टैक्स नेट का इतना बड़ा मसला क्यों है? क्योंकि आपने इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में भी काम किया, रिटेल सेक्टर हमारा उस तरह टैक्स नेट में आना नहीं चाहता, लोग जो हैं वो टैक्स को थोड़ा सा इवेड भी करते हैं। बुनियादी वजह क्या है? लोग क्या डरते हैं या उनको लगता है ये कम्बरसम है? हमारे यहाँ दूसरी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, बहुत सारी मरात भी दी जा रही हैं, फिर भी लोग टैक्स नेट का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाह रहे? बिल्कुल ब्रीफली जवाब दीजिए। बस ये मिसकंसेप्शन है थोड़ी सी डिपार्टमेंट के मुतालिक। मैं खास तौर के ऊपर कहा करूंगा, कहता होता हूँ मैं 25-25 साल हो गए, आप यकीन कीजिए ऐसे केसेस हैं जिनका आज तक ऑडिट नहीं हुआ, एक सिंगल नोटिस नहीं गया है। डॉक्टर साहब इस चीज़ के गवाह हैं कि एक सिंगल नोटिस, कोई किसी को नहीं तंग करता, कुछ ता वक्त के। अब देखें ना, आपकी फाइल आपको बता रही है कि आपके पास जो आपकी सेविंग्स हैं वो 50 लाख की हैं, आपने 2.5 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीद लिया, ये कहाँ से लिया आपने? वो तो फिर पूछेगा ना डिपार्टमेंट, ठीक है। उससे फिर लोग डरते हैं यार, अगर प्रॉपर तरीके से सही से शुरू से चले तो कोई अभी कुछ दिनों पहले इनकम टैक्स ऑफिसर्स की कुछ पावर्स बढ़ाई गई थी, लेकिन अभी मेरा ख्याल है उस पर थोड़ा सा काम जारी है। उस इकदाम को आप ठीक समझते हैं, कुछ पावर्स बढ़ाने की ज़रूरत है ऑफिसर्स की? नहीं, पावर्स इस लिहाज से सिर्फ यही बढ़ाई है ना कि पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर जाके उन्होंने ये इंटीग्रेशन करानी है, तो अब वो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो सिर्फ ये है कि आपकी जो सेल्स हैं वो सारी की सारी जैसे सेल होती है FBR को पहुंच जाती है। ओके, इससे लोग डरते हैं सर, लोग डरते हैं, लोग कहते हैं शायद हम एक दफा टैक्स नेट में आ गए तो फिर पता नहीं क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आसमान नहीं गिरता। हाँ नहीं गिरता, कुछ नहीं होता। बहुत जो है वो टेक्निकल गुफ्तगू हो रही है। डॉक्टर ज़िया साहब, मैं भी आपसे ज़रा जो है सूरजमुखी के बीज के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, डाइट प्लान के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। जैसे आपने बताया कि इसके काफ़ी जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं अगर आप इसको बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रा हमें बताइएगा। जैसे आप बता रहे थे कि स्किन, पॉजिटिव हेयर जो है लॉस होना इससे कम हो जाता है, खुश्की जो है वो स्कैल्प की जो है वो ठीक हो जाती है, आपकी जल्द में ग्लो आ जाता है, इसी तरह आपकी हड्डियों की बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है, इसी तरह ऑस्टियोप्रोसिस जो है इसके खाने से कम हो जाता है, जो हड्डियां बुरबुरा होकर जो है टूटना शुरू होती हैं, ख़वातीन में ख़ास तौर पे आफ्टर 40 ज़्यादा ऑस्टियोप्रोसिस का शिकार हो जाती हैं, तो उनको ये लेने चाहिए, उससे ऑस्टियोप्रोसिस का प्रॉब्लम जो है नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए दूसरा ये है कि जिनको दिल के मसाइल हैं और वो अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको LDL उसको वो कम कर देती है, नॉर्मल कर देती है, और उससे वो जो है हार्ट अटैक से भी बच सकते हैं। डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि ये कैलोरिक डेंस हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वो कैलोरीज हैं क्योंकि ड्राई फ्रूट है हमारे। अगर जैसे कैलोरी जब इसने बर्न करनी है इंसान ने, जब उसको एक्सरसाइज करनी है, तो अगर थोड़ा सा अगर इसने ज़्यादा भी इस्तेमाल कर लिया तो वो आसानी से क्या बर्न हो जाती हैं ये वाली कैलोरीज? इसे हम मूंगफली है या सनफ्लावर है, इसको हम कहते हैं कि ये बॉडी बिल्डर्स के लिए भी अच्छी है। ओके, अगर ये मॉर्निंग में वो इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद बॉडी बिल्डिंग करते हैं, एक्सरसाइजेज करते हैं, तो वो काफ़ी सारी कैलोरीज जो है वो बर्न हो जाती हैं और उनकी बॉडी को जो है जितनी
ग़िज़ा चाहिए होती है वो मिल जाती है और उससे वो अपने आप को सही पावरफुल समझते हैं। ओके, नौमौलूद बच्चे के बारे में बताइएगा। जैसे माएँ उस टाइम पे कोशिश कर रही होती हैं कि कुछ इस तरह की ग़िज़ा दी जाए देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मूंगफली हो या सनफ्लावर सीड्स हो, ये हामला ख़वातीन को नहीं खाने चाहिए। अच्छा। उनके लिए इंतहाई ख़तरनाक है। ठीक है, ये बिल्कुल ही हामला ख़वातीन ना दें, बच्चों को ना दें। ख़वातीन वो जो बच्चे पैदा हो गए हैं दूध पिलाती हैं उनको ज़रूर देना चाहिए। Okay. वो इसलिए कि इससे जो है उसके विटामिन्स भी उसे मिलेंगे, उसमें इसके नबातात भी मिलेंगे और जो विटामिन्स के साथ साथ आयरन्स और क्यूपर और मैग्नीशियम की कमी होती है वो पूरी होगी। एनेमिक कंडीशन इससे कमी नॉर्मल होती है और दूध की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है और उसके साथ उसके अंदर अफादियत ज़्यादा हो जाती है। एक सर्टेन एज के बाद डॉक्टर जैसे कहा जाता है कि अब बनाना या कुछ रोटी या कुछ इस तरह खिलाना शुरू किया जाए, उस वक्त थोड़ा सा अगर इसको खिलाया जा सकता है बच्चों को? बिल्कुल ना, बच्चों को नहीं देना। ठीक है, बिल्कुल छोटे बच्चों को नहीं दें। जो दूध पीते बच्चे हैं यानी कि 2 साल तक के बच्चे हैं उनको बिल्कुल ना दें। 2 साल के बच्चों के बाद जो है इनको आप दे बिल्कुल। लास्ट हमारे पर 10 सेकंड्स हैं, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग सर प्लीज ऐड कर दीजिएगा। देखिए ये हर चीज़ मैं यही हमेशा कहा करता हूँ कि एक्सेसिव नहीं लेनी चाहिए, जितनी उसकी मिकदार इस्तेमाल करनी है वही खानी चाहिए। जब एक्सेसिव इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको जो है बजाय फ़ायदे के नुकसान दे। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अमान, बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। हमने बहुत सारी ये जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल भी हुए हैं, लोग बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके हवाले से तफसीलन जो है वो गुफ्तगू की। अशर आपका डॉक्टर अशर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमने लॉ के हवाले से भी गुफ्तगू की और आपकी क्रिएटिव साइड पर भी तफसीलन गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तहम आसम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।